आज के इस कोरोना की बातचीत में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी उन वीर योद्धाओं को कि जो कोरोना के लड़ाई में हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अभिजीत चौधरी, 1979 बैच के स्टूडेंट, सेंट जेवियर्स पटना। इनके बारे में बस एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि ये माइक्रोबायोलॉजी के ये प्रोफेसर हैं, तिरुपति में एमबीबीएस कैलकाटा से किए हैं और एमडी बीएचयू से किए हैं। स्वागत है डॉक्टर अभिजीत चौधरी। डॉक्टर अमर सिंह, 1979 बैच, सेंट जेवियर्स पटना, पटना ही से हैं लेकिन आज 7 समुंदर दूर, हम हमसे दूर हैं लेकिन हमारे बहुत नजदीक है। डॉक्टर अमर सिंह, आपका स्वागत है। डिविजनल चीफ हार्विन क्लिनिक में है, अटलांटा जॉर्जिया यूएसए में, एमबीबीएस पीएमसीएच पटना, एमडी मिशिगन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। डॉक्टर अमर, स्वागत है आपका। हमारे बीच उपस्थित होने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर पुष्पांशु, ये भी 79 बैच के डॉक्टर हैं और सेंट जेवियर्स पटना से ही हैं। हमसे बहुत दूर, 7 समुंदर पार हैं, लेकिन आज हमारे करीब हैं क्योंकि ये पटना से ही हैं और इनका भी ये कहना है कि पटना मेरी जन्मभूमि रही है तो मेरा एक फर्ज बनता है। ये एसोसिएट चीफ ऑफ स्टाफ बीए मेडिकल सेंटर एमफिस टेनेसी से, एमबीबीएस एनएमसीएच पटना से, एमडी शिकागो से किए हैं। स्वागत है डॉक्टर पुष्पांशु, हमारे बीच आपको उपस्थिति देकर हम सब बहुत खुश हैं। डॉक्टर राजीव कुमार, चीफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट भागलपुर मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस पटना से किए हैं, ये एमडी पीएमसीएच से ही हैं और 1970 बैच के ये स्टूडेंट है सेंट जेवियर्स पटना के। डॉक्टर राजीव, आपका भी स्वागत है हमारे इस मंच पे। अब मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगी डॉक्टर संजीव छापरिया। ये एमबीबीएस पटना पीएमसीएच से इन्होंने पास आउट किया है और उसके बाद एमडी पीजीआई चंडीगढ़ से इन्होंने एमडी किया है और आज ये पटना में ही हमारे बीच हैं और आप लोगों के ये प्रिय डॉक्टर हैं, पटना में बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि काफी चर्चित डॉक्टर है डॉक्टर संजीव छापरिया। 1979 बैच के डॉक्टर हैं, बैच के स्टूडेंट रहे हैं और सेंट जेवियर्स पटना से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर संजीव छापरिया, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार ये सर्जन है, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल टाटा नगर में, एमबीबीएस पीएमसीएच से है, एमएस भी पीएमसीएच से है, एफआरसीएच एडिनबर्ग यूनाइटेड किंगडम और ये 1979 बैच के स्टूडेंट हैं और सेंट जेवियर्स पटना के हैं। ये अभी टाटा नगर में है, जमशेदपुर में है। इनका भी हम स्वागत करेंगे। अभी वो किसी कारणवश अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। और उसके साथ एक खास डॉक्टर, इसी बैच के 1979 बैच के स्टूडेंट सेंट जेवियर्स पटना के, डॉक्टर सुमंत्रा सरकार, कैंसर सर्जन। इस कैंसर बीमारी को सुनने के बाद में निश्चित रूप से सबके मन में बहुत खौफ आता है। बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर है पटना के, एमबीबीएस पटना से इन्होंने पढ़ाई की है और एमएस उन्होंने इलाहाबाद से किया है। डॉक्टर सुमंत्रा, आपका भी स्वागत है। और अब तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना टाइम में ये वर्ड जो है, ये शब्द बहुत चर्चित है। डॉक्टर संजीव छापरिया, आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो शब्द है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और इसको जो है लोग आजकल, चाहे फ्लाइट में हो, अभी जैसे 31 तक हमारा 4th लॉकडाउन खत्म होगा, पटना से आप हैं, खत्म होगा अगर, उसके बाद बहुत सारी चीजें खुलेंगी, तो उस समय जो है फ्लाइट में हो, मार्केट में हो, हॉस्पिटल में हो, पब्लिक प्लेस में हो, ऑफिस हो, इन सारी जगहों में हो सकता है कि हमारे रिलीजियस जो हमारे टेम्पल है वो सब भी खुलेंगे। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कितना कारगर साबित होगा, किस तरीके से हम लेना चाहिए? सबसे पहले आपसे सवाल। मैं एक छोटी सी मिथ्या का भी उदाहरण देना चाहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक से समझने के प्रारूप में। मैं एक डॉक्टर हूं और शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन मेरे कोई परिचित या मरीज का फोन नहीं मेरे पास आता हो
कि डॉक्टर साहब मेरे को आपकी क्लिनिक में आकर के मुझे आपकी ओपिनियन लेनी है। जब मैं उनसे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप गलत सोच रहे हैं, मुझे कोरोना नहीं है। आप आप जो डर रहे हैं वो बिना कारण के डर रहे हैं, मुझे कोरोना नहीं है। आई थिंक कि दिस स्टेटमेंट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आज के दिन जब लॉकडाउन खुलने वाला है और हम लोग अपने जीवन व्यापन के लिए अपने घर की सुरक्षा से निकलकर बाहर निकल रहे हैं और भांति भांति के लोगों से मिलेंगे, अगर हमारे दिमाग में यह धारणा है कि मुझे कोरोना नहीं है या मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं उन्हें कोरोना नहीं है, तो बहुत भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं हम लोग। अगर हमें अपने आप को बचाना है या अपने परिवार वालों को बचाना है तो हमें उस हर इंसान को कोरोना से संक्रमित समझना होगा जो हमारे संपर्क में आ रहा है। We have to consider each and every person to be harboring corona whom we are coming in contact with. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, सावधानी हम नहीं लेंगे और दुर्घटना घटेगी। और अगर हमारे जहन में यह बात आ जाती है कि हम जिस बंदे से भी मिल रहे हैं उसमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो सावधानियां लेना बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोग सबको ही जान रहे हैं क्या सावधानियां लेनी है। 2-3 चीजें हैं, मास्क लगाइए, अपने हाथों का ख्याल रखिए, और तीसरी सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क और हाथों की सफाई और डिसइंफेक्शन के बारे में हाँ, मास्क की बात हमारे है, दूसरे मास्क कलीग की बात है, मास्क की बात मैं हाँ, दूसरे लोग बात हाँ, करेंगे, डॉक्टर दूसरे संजीव लोग करेंगे। छापरिया, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ रोक रहे हैं, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। मास्क की बात अभी आप बता रहे थे, तो मास्क की बात ये हर कोई जानना चाहता है कि मास्क जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आज के कोरोना उसमें। इसके पहले कि मैं मास्क के बारे में पूछूंगी, स्वागत है डॉक्टर संजय कुमार, सर्जन, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल, टाटा नगर। आपके बारे में भी हम बात किए थे, आप उस समय हमारे उसमें ऑनलाइन थे नहीं। स्वागत है आपका भी इस मंच पे, डॉक्टर संजय कुमार। मास्क की बात अभी डॉक्टर संजय छापरिया ने बताया है। डॉक्टर अमर, आप अटलांटा में हैं और आप हर दिन आप इस तरीके के पेशेंट से आप लोग का वाकिफ होता है। आप ये बताइए मास्क कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में हर आदमी को। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। ये अगर एक स्टेप मैं पीछे जाके बोलूं कि अभी हमारे पास कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे साधन नहीं है, तो बहुत कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग मास्क लगा सकते हैं, और जैसे डॉक्टर छपड़िया ने बताया सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं और सफाई पर ध्यान रख सकते हैं। मास्क लगाने के लिए मास्क लगाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास्क लगाने से ऐसा होता है कि जो कीटाणु है वो आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अब अगर एक रूम में 3 आदमी हैं और तीनों ने मास्क लगाया हुआ है तो उससे ये निश्चित हो जाता है कि आप लोग एक दूसरे को कीटाणु नहीं दे सकते हैं। मास्क बहुत तरह का होता है, जो सबसे कॉमन है एक सर्जिकल मास्क जो कि बहुत प्रोटेक्टिव है। उसके अलावा एक N95 मास्क होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अमर, हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे। मास्क के बहुत सारी वेराइटीज हम आगे आपसे इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर अभिजीत चौधरी से कि आप ये हमें बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आजकल होता है टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग। आप ये बताइए कि लैब टेस्टिंग का जो है वो प्रोसीजर क्या है, कैसे एक आदमी जो है कि कोरोना है या नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। कितने दिनों में इसके लैब टेस्टिंग का ये रिपोर्ट आता है? थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और कोविड-19 की जांच के बारे में आपने जो पूछा उसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 जो बीमारी है उसका वजह है एक वायरस जिसे हम कोरोना वायरस 2 के नाम से जानते हैं। ये कोरोना वायरस जो है ये कई तरह के होते हैं जो ज़्यादातर मामूली सर्दी जुकाम वगैरह करते हैं, पर ऐसे 2-3
कोरोना वायरस है, जैसे सार्स कोरोना वायरस और कोरोना वायरस 2, जो ज्यादा खतरनाक है और गंभीर बीमारी और मौत तक कर सकती है। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस कोरोना वायरस 2। नाउ एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम इस बीमारी की वायरस की जांच करते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि कोविड-19 के मरीज के शरीर में ये वायरस है या नहीं। अगर ये शरीर में है, इसका मतलब है वो जो मरीज है, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो इसके लिए हम पहले सैंपल लेते हैं। हम सैंपल लेते हैं मेनली 2 जगह से, एक तो गले से और एक नाक के अंदर के ऊपरी हिस्सा से, ये जिसे हम नेसोफेरेंजियल स्वैब कहते हैं, और दूसरा जो है थ्रोट से लेते हैं, उससे हम ओरोफेरेंजियल स्वैब करते हैं। फिर ये जो सैंपल लेते हैं, ये सैंपल लेकर हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आमतौर से हम लोग देखते हैं मीडिया वगैरह में RT-PCR के नाम से जानते हैं। ये RT-PCR में हम क्या करते हैं, ये जो वायरस है, इस वायरस का जो जीन है, उस जीन को हम खोजने की कोशिश करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये वायरस में ये जीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर जीन का पता चल गया तो इसका मतलब है कि वायरस शरीर में है और पेशेंट कोविड-19 से पीड़ित है। आगे इस पे हम बात करेंगे जो है RT-PCR जी, कि जैसे कोरोना वायरस के बारे में पता चला, सबसे पहले तो ये हम लोगों को भी जो पता चला है वो न्यूज से, मीडिया से, अखबार से, सारी चीजों से। आप लोग चूंकि अमेरिका में हैं और हमारे यहाँ भी भारतवर्ष में भी, इंडिया में भी इस तरीके की बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो बीपी के हैं, जो लीवर के पेशेंट है, उनके ऊपर ये बहुत खतरा है और उनको कैसे बचाया जाए, इससे उस पर क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। जो ये 3 तरह के पेशेंट हैं, उसको जो आप देखे हैं, आप बताइए कि कोरोना पेशेंट अगर है से बचाना है या वैसे पेशेंट को कैसे टैकल करते हैं। तो जो भी हम लोग को अभी तक पता चला है कि 65 साल से ऊपर के जो मरीज हैं और जिनको हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, क्रोनिक लंग की बीमारी जैसे आजमा और जो सिगरेट पीते हैं तो, और क्रोनिक किडनी डिजीज, इन लोगों के पेशेंट जो 65 से ऊपर हैं और ये भी बीमारी उन लोगों को है, तो ये लोग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये बीमारी। और जितने भी यहाँ पर अमेरिका में करीबन ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर हो गया है डेथ, जितने भी हुए हैं उसमें मेजॉरिटी 65 से ऊपर के ही हैं और उन लोगों को ये बीमारी थी। तो ये बीमारी, जितने बीमारियों का नाम हमने लिया, इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापा, न्यूयॉर्क में ये 3 चीज़ सबसे उभर के आया कि जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और मोटापा है और हार्ट डिजीज़ है, ये बहुत ही उन लोगों में ये बहुत ही प्रॉब्लम किया। सो इन जनरल अगर आप सब चीज़ कंट्रोल में रखते हैं और आपका उम्र 65 से नीचे है और आपको सिर्फ एक ही बीमारी है, जैसे सिर्फ हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर वो खाली है तब तो, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तब आप जनरल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा रिस्क में हाई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर के बाद डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ भी है, उम्र भी है, तो उसको कंट्रोल उसमें इस बीमारी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है और काफ़ी तरह से हम लोगों को इससे क्षति आई है। सो अगर आप इन लोग इस बीमारी को अच्छे तरह से कंट्रोल करके रखें और आपको कोविड-19 ना हो तो आपका चांसेस कम है कि आपको कुछ होगा, लेकिन अगर होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी बशर्ते कि 65 से बिलो जिनकी उम्र है। अच्छा, आगे फिर इस पे बहुत डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। अभी जस्ट हम लोग एक ब्रीफ लेना चाह रहे हैं कि इस तरह की बीमारी अगर है तो पेशेंट के क्या कैसे आप लोग टैकल करते हैं। अब डॉक्टर राजीव, आप चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अभी आप हॉस्पिटल में हैं, जुड़े हुए हैं और सामना आपको बहुत हो रहा होगा, कोरोना पेशेंट से भी हो रहा है। कहा गया था कि जो बच्चे हैं या यूथ है वो इस बीमारी से उनको नहीं पकड़ रहा है, लेकिन अगर भारतवर्ष में देखिए, बिहार में भी देखिए, बच्चे और जो यूथ है उनको ये बीमारी जो है, संक्रमण जो है वो धीरे धीरे उनके अंदर भी आ रहा है। तो आपके हॉस्पिटल में इस तरीके का एक्सपीरियंस या उसका बचाव हम लोग कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए पहले आप। मैडम, आप जैसे बोलें कि
आ रहा है और पहले क्या था, ये मिथ था, जैसे छपरिया ने कहा मिथ बस्टर होना चाहिए, तो ये तो हर जगह का रिपोर्ट है। आपके पास चाइना का रिपोर्ट है मैडम, इटली का रिपोर्ट है, द सेम फेनोमेनन इज हैपनिंग इन अमेरिका, यूएस, कि ये बच्चे को लेस देन 5% हो तो रहा है, लेकिन इट इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द केसेस। इंडिया में भी जितने केसेस हैं उनको आप 5% से कम मानिए। हमारे यहाँ मैंने आपको कल ही बताया कि एक मंगल को, एक ट्यूसडे को एक बच्चा 4 साल का एक बच्चा आया। आज का भी रिपोर्ट था कि 2 चिल्ड्रंस आर कमिंग, अभी तक आया नहीं था, मैंने उसके बारे में छानबीन की। हमारा हॉस्पिटल मैडम इज अ डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, जनरल पेशेंट्स को अब कम लिया जा रहा है। तो हम लोग तो पिछले 2 महीने से हर दिन कोरोना के पेशेंट, हालांकि अप्रैल में पेशेंट्स कम थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन अब तो बच्चे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बच्चे कम अफेक्टेड होते हैं। अब जैसे अमर ने कहा नेगेटिव्स, ये तो हमारे पास भी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं मैडम, जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई कि बच्चे को ये संक्रमण क्यों हो रहा है। अब संक्रमण कौन हो रहा है, तो यूएस वाले लोग, वो लोग बोलते हैं ACE2 इनहिबिटर्स रहते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स रहते हैं। अब ऐसे कहा जाता है कि बच्चे में ACE2 रिसेप्टर्स जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में काफी कम मात्रा में रहते हैं, ऊपर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज्यादा रहते हैं, राइनाइटिस उसके कारण ज्यादा होता है। और लंग्स में जो स्टॉर्म होता है, तूफान होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, वो सब की होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। निमोनिया, NARDS, सेप्टिक शॉक, ये सब चीजें बहुत कम होती हैं। हमारे पास जो एक बच्चा है जिसका आज भी मैंने फॉलोअप किया, देखा, वो अभी भी एसिम्टोमेटिक है। हमने उसको B कॉम्प्लेक्स दिया, जिंक दिया, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स दिया है, फ्रेश फूड, मतलब जंक फूड्स नहीं है, वो हॉस्पिटल में जंक फूड्स क्या मिलेंगे, और कोई दवा हमने नहीं दी है। हाँ, कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसके लिए जैसे अभिजीत का है, अभी टेस्ट तो RT-PCR है, लेकिन और भी टेस्ट CRP जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को बताएंगे, साथ में प्रोकैल्सिटोनिन हम लोग कर लेते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, उनको एंटीबायोटिक्स की जरूरत है कि नहीं है। तो इसके बारे में और विस्तार से हम जानेंगे आपसे, क्योंकि आप डायरेक्ट कोविड हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं कि आप उसके साथ हैं, हम लोग जानेंगे। कोरोना जब आया तो सबसे पहले हुआ कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हाथ की सफाई बहुत जरूरत है। हाथ की सफाई मतलब जितनी बार आप हाथ धो सके, उसके साथ में है कि आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए। डॉक्टर संजय, आप चूंकि हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए हमें कि सैनिटाइजर जो है इंडिया में अगर देखा जाए, हमारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में, कि यहाँ पे सैनिटाइजर्स के यूज करने का ये खास वर्ग यूज करता था, अब है कि हाथ धोना ही धोना है क्योंकि संक्रमण इससे था। आप ये बताइए कि सैनिटाइजर्स और हाथ धोना ये कितना सार्थक है कोरोना के लिए, कितना मतलब कारगर साबित होगा हाथ धोना और सैनिटाइजर? अगर मेरी आवाज आ रही है ना? या जी आ रही है। तो अगर हम जितने लोग एक्सपोज हैं कोरोना से, उनकी संख्या देखें तो 85 से 90% ऐसे लोग हैं जो कि संक्रमित हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं, उनको पता भी नहीं कि उनको कोरोना इन्फेक्शन है कि नहीं है, और वो आपके साथ, आपकी सोसाइटी में, आपके मार्केट में, आपके ऑफिस में आपके साथ घूम रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब जो इन्फेक्शन का मोड है, जब वो खांसते हैं या उनको बात करते हैं, तो जो ड्रॉपलेट उनके सांस के द्वारा या मुंह से निकलता है, वो सरफेस पे डिपॉजिट होता है, और उस सरफेस पे जो वायरस जो लाइव रहता है, वो 2 से 3 दिन तक उसमें वो जिंदा रह सकता है और दूसरे को संक्रमित करता है। और जब आप बाहर निकलते हैं और जब आप शॉप पे जाते हैं, ऑफिस की रेलिंग छूते हैं, अस्पताल का टेबल छूते हैं, किसी दूसरे को टच करते हैं, तो आपके हाथ में वायरस आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जाता है कि आप अपना हाथ साबुन और पानी द्वारा धोएं या सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से हाथ साफ करना या जो 60% या 70% अल्कोहल का सैनिटाइजर से यूज करना का इफेक्टिवनेस बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं। हाथ साबुन से साफ करने का मेन मकसद है कि जब आप, और उसका समय का भी है, ये नहीं कि एक बार साबुन लगाया और आपका काम हो गया, आपका हाथ साफ हो गया। आप साबुन को
हाथ में और पानी के साथ 20 आप करीब मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड तक 20 के सेकंड आप हाथ को और अपने अंगुलियों को, वेब स्पेस को, टिप्स को साफ करते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि जो वायरस का आउटर कोर पे जो फैट है, उस फैट को आप डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो अंदर जो उसका जो मेन जो लाइव जो चीज है जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं, वो एक्सपोज होता है और वो वायरस को मारता है। तो साबुन पानी यूज करना या सैनिटाइजर यूज करना और इफेक्टिवली यूज करना एक बहुत इम्पोर्टेंट मददगार है, जिससे कि आप वायरस को दूसरे में संक्रमित होने से आप रोक सकते हैं। ठीक है, इस पे भी हम लोग बहुत आगे बात करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा बताया कि 20 सेकंड तक हमको वॉश करना चाहिए। अब बहुत इम्पोर्टेंट एक मतलब कहा जाए कि जिसको लेके लोग बहुत ज्यादा भयभीत हैं, वो है जो कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर सुमंत्रा सरकार, मैं आपसे चाहूंगी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? हेलो, म्यूट पे है। हेलो, हाँ। ये जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनको कितना खतरा है इससे कोरोना के काल में, और उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये आप हमें बताइए जरा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर सुमंत्रा सरकार पटना में कैंसर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 20 सालों से। सबसे पहले आप लोगों का आभार, डॉक्टर रत्ना, ठाकुर विकास और उनके सारे टीम की, कि हमें ये मौका दिया। 2-3 बात कैंसर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये सारी बातें एक संस्था जिसका नाम है एस्को, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, उसी के शोध के ऊपर आधारित रहेगा। अगर आपके बारे में आपको इसकी विस्तृत जानकारी लेनी है तो उसके asco.org में जाके ले सकते हैं। फिलहाल बात जो है, ये कैंसर की जो इलाज है और कैंसर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो करीब करीब 100-150 साल पुराना है। और ये कोरोना वायरस जो हमारे पास आया है, ये 100-150 दिन पुराना है। दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता है, और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसका जो नियमावली है, उसको बदलना संभव नहीं है इतने कम समय में। फिर भी हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करते हैं, जिसके चलते हमारे कैंसर के पेशेंट इस कोरोना के संक्रमण में नेग्लेक्ट ना हो। इसके पहले आपका जो सवाल था कि कैंसर के पेशेंट में कोरोना की संक्रमणता बढ़ती है या नहीं, तो इसके कोई सीधे एविडेंस नहीं है, कोई सीधे हमारे पास इसके कोई शोध में नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो उम्र के पेशेंट है, जो पुष्पांशु बता रहे थे, एल्डरली पेशेंट है 65 के ऊपर, जिनको दूसरे कोमॉर्बिडिटीज हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वगैरह वगैरह, उनको अगर कैंसर भी होता है तो ये बहुत विकराल रूप ले सकता है। विकराल का मतलब हो सकता है इसमें हमारा कैंसर के पेशेंट में आईसीयू में एडमिट होने की चांस भी ज्यादा है, इंट्यूबेशन की चांस भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और अंततः मोर्टेलिटी भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी इसमें ज्यादा है। कितना है तो करीब करीब रफली समझे तो डबल जो भी नॉर्मल मरीज का है, कैंसर पेशेंट का कुछ हद तक उससे दुगुना है। कैंसर के कुछ खास पेशेंट्स जिनका अभी एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है, वो इसके हाई रिस्क में आते हैं। जैसे वो पेशेंट जिनको अभी कीमोथेरेपी चल रहा है या 2-3 महीने के अंदर कीमोथेरेपी खत्म हुआ है, वो पेशेंट जो अभी रेडिएशन ले रहे हैं या बहुत ज्यादा रेडिएशन लेना है उनको। तीसरा, जो पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है या ट्रांसप्लांट के बाद वो अभी दवा ले रहे हैं। और चौथा, कुछ खास तरह के कैंसर जिसको हम लोग श्वेत रक्तकण की कैंसर कहते हैं, सफेद खून का कैंसर या ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इस तरह के जो कैंसर होते हैं, ये सब पेशेंट्स जो हैं कैंसर के, इनमें कोरोना का संक्रमण का चांस ज्यादा होता है, और कोरोना जब हो जाए तो ये बहुत विकराल स्थिति लेता है। जी, आगे फिर इस पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है
और उनके लिए काफी लोग चिंतित हैं, रहते हैं कि जो कैंसर पेशेंट है उनके बचाव कैसे करें, और आप हमारे साथ हैं इसलिए इस पे हम लोग और जानकारी लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है डॉक्टर संजीव छापरिया आपसे हो रही थी, अब और विस्तार से हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इसमें, क्योंकि लॉकडाउन जो है हो सकता है बढ़ेगा, कई क्षेत्रों में बढ़ेगा, कई राज्य में बढ़ेगा, कई राज्य में नहीं बढ़ेगा। रेड जोन है बहुत सारे राज्य, बहुत सारे इंडिया में तो वहां पे है, लेकिन बहुत सारे जगह पे खुल गया है, फ्लाइट जा रही है, ट्रेन जा रहे हैं, बहुत सारे मॉल जो है अब खुलने की बात हो रही है। तो क्या किस तरीके का प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो हमारे प्रिकॉशन लेने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो हमारा प्रिकॉशन लेने का तरीका होना चाहिए, इसके बारे में आप अब थोड़े से हमारे लोगों को बताइए, क्योंकि अब नौकरी के कारण से हो, बिजनेस के कारण से लोग बाहर निकलने लग रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कितना इसमें कैसे लिया जाए उसके बारे में बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग की क्राइटेरिया हर जगह एक ही रहेगी मैडम, चाहे आप घर के बाहर हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, ऑफिस में हो, पार्क में हो, जहां भी हो, अलग अलग जगह की अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही सिंपल चीज है, अगर ठेठ भाषा में बात करें तो इट्स जस्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि दो आदमी के बीच की दूरी 2 मीटर से अधिक रखने पर संक्रमण होने का चांस कम रहता है। तो यथासंभव 2 मीटर से अधिक की दूरी रखनी है, अगर संभव हो सके तो। ग्रेटर द डिस्टेंस सेफर यू आर। केवल सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक एस्पेक्ट नहीं है मैम, अगर हमें बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का भी प्रयोग उतना ही जरूरी हो जाता है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं कि मैं किसी से 2-2.5 मीटर की दूरी पर हूं तो मैं समझूं कि मैं सेफ हूं और मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, या मैं एक बहुत अच्छा मास्क लगाया हुआ हूं और उससे चाहूं कि मैं उससे 6 इंच की डिस्टेंस पर चला जाऊं तो मेरे को बीमारी नहीं होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एक तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल डिस्टेंसिंग के एस्पेक्ट में, कि जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रही हैं तो अपने इस ड्यूरेशन को जितना कम से कम रखिए। इसमें अलग अलग साइंटिफिक डेटा हैं, जैसे सीडीसी बोलेगी आपको कि 10 मिनट का अगर कांटेक्ट हुआ है तो आप सेफ हैं, 10 मिनट से कम है, कोई बोलेंगे 20 मिनट, कोई बोलेगा 5 मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इसमें एब्सोल्यूटिज्म पर नहीं जाएं, घड़ी नहीं देखें कि हम किससे कितनी देर बात कर रहे हैं, जितनी जो बिल्कुल जरूरी चीजें हैं वो बात करें, बात खत्म हो और कम से कम समय में आप वहां से निकल चलें। जो बातें फोन पर हो सकती हैं, मेल्स पर हो सकती हैं, व्हाट्सएप पर हो सकती हैं, उसको आप उस पर करें। आमने सामने बैठकर जितनी अधिक से अधिक देर आप रहेंगी उतना संक्रमण को न्योता देंगी। तो हर जगह प्रिंसिपल एक ही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में बहुत चीज बहुत जगह नहीं संभव है। प्लेन में आज के दिन हर सीट आपको अलॉट कर दी जा रही है, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग फिर माने नहीं रखता है रत्ना मैडम। उसी तरह से ट्रेन्स में कौन सीट अलॉट हो रही, कौन नहीं हो रही, हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 6 फीट का डिस्टेंस कम से कम बना रख सकें, लेकिन यथासंभव जितनी दूरी आप रख सकती हैं, जितना कम से कम फेस टू फेस इंटरेक्शन करिए, और जब भी करिए मास्क के तहत करिए, तो शायद आप संक्रमण होने के रिस्क को कम से कम मिनिमाइज कर रही हैं। जी डॉक्टर अमर, जैसे कि अभी डॉक्टर संजीव छापरिया बोल रहे थे कि 2 एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है मास्क, जिसके बारे में हम लोग शुरुआत में आपसे बात कर रहे थे। तो उसमें मास्क की भी बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे मिथ भी है। तो एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं कि नॉर्मल लोग वो मास्क जो लगाते हैं N95, कुछ लोग हैं कहते हैं कि जैसे साधारण मास्क जो कपड़े का मास्क मिल रहा है उसको लगाते हैं। गांव देहात के लोग जो है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, हमारे कारीगर, हमारे कामगार हैं, उन लोगों को मास्क से बहुत ये नहीं, तो वो तो पहले से भी है गमछा लगाने का है कि गमछा लगाते हैं। क्या ये सारी चीजें जो है कि कोरोना वायरस को फैलने में रोकने में सार्थक है, और उसको किस तरीके से हम यूज करें? मास्क का तरीका क्या होता है कि कपड़े का मास्क जो है वो है, या फिर जो प्लास्टिक के, बहुत सारे लोग हो रहे हैं कि आजकल रेनकोट पहन के निकलना चाहते हैं कि रेनकोट पहन लिए हम ऊपर से नीचे
तो हम सेफ होंगे। इसके बारे में आप डिटेल में बताइए कि मास्क का तरीका क्या होना चाहिए, गमछा ले, क्या ले, किस तरीके से करें। म्यूट हो गया, म्यूट है, डॉक्टर अहमद का म्यूट है। हाँ संचालक महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मास्क लगाने के पहले ऐसा करना चाहिए, अगर संभव हो तो अपने हाथ को आप लोग धो लें साबुन से, जैसे डॉक्टर संजय ने बताया है, आपके सैनिटाइजर से। और जो भी मास्क आप लगाएं उसमें आपका नाक और मुंह दोनों ढका रहना चाहिए, और उसमें साइड में कोई खुला स्पेस नहीं रहना चाहिए। और मास्क लगाने के बाद आप फिर से अपना हाथ साफ कर लें, और उसके बाद कोशिश करें कि आप अपने चेहरे को न छुएं। और मास्क जब आप उतारें तो मास्क को आप पीछे से उतारें और उसके आगे वाले हिस्से को न छुएं, और उसको फिर आप एक डस्टबिन में कहीं आप उसको डिस्कार्ड कर दें और फिर अपने हाथ को धो लें। तो मास्क ये बेसिक प्रणाली है। मास्क बहुत तरह के होते हैं। एक साधारण गमछा भी वैसा ही काम करेगा जो कि एक सर्जिकल मास्क काम करेगा, अगर उसको अच्छे से लपेटा जाए। तो गमछा या दुपट्टा या इवन बैंडाना, बड़ा रुमाल, मफलर, सब कुछ काम कर सकता है, as long as कि आप अपने नाक और मुंह को अच्छे से आप उसको लपेट लें और कहीं ज्यादा स्पेस ना हो। कुछ लोग का ये काफी एक मिथ्या है कि अगर आपके पास एक मास्क लगाएं तो उससे बेहतर है कि आप 2 या 3 मास्क लगा लें। ये सही बात नहीं है। एक मास्क ही बेटर है। 2 मास्क या 3 मास्क एक मास्क से ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि उससे पहले की मास्क की बर्बादी होती है, दूसरी की उससे आपको सांस लेने में परेशानी होगी। सांस लेने में परेशानी होगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में ज्यादा बढ़ेगा, उससे और भी परेशानियां हो सकती हैं। जहां तक N95 मास्क की सवाल है, वो केवल हेल्थ केयर वर्कर के लिए होनी चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है पेशेंट से, लाइक इमरजेंसी रूम के पर्सनल, एम्बुलेंस के पर्सनल, जो डॉक्टर आईसीयू में काम कर रहे हैं या वार्ड में काम कर रहे हैं डायरेक्टली। ये आम जनता के लिए N95 मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सिंपल मास्क है वो भी अच्छा काम करता है। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ भी देखा है कि लोग मास्क और ग्लव्स उतारते हैं और फिर पार्किंग लॉट में फेंक देते हैं। वो गलत बात है। अगर आपका मास्क है और आपका ग्लव्स है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे डिस्पोज करें, क्योंकि आप उससे और किसी और को आप ये कीटाणु न दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्क लगाने में मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं बस तुरंत जा रहा हूँ, कुछ लेके आ जाऊंगा, उसमें मास्क की जरूरत नहीं है, बस अभी 2 मिनट गए और आए। लेकिन इसी 2 मिनट में काफी कुछ बदल सकता है। आपका अपना हेल्थ, आपके परिवार की सिक्योरिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अगर मास्क लगाइएगा तो आप अपने परिवार के लिए मास्क लगा रहे हैं। अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर और कोई भी हो, उसके अगर आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं तो आप जरूर मास्क लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मास्क जो लगाना है वो हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये बात हर किसी को ध्यान देना है कि हम मास्क दूसरे को लेने, खुद बचाव के लिए पहले, फिर दूसरे को बचा सकते हैं। डॉक्टर सुमंत्रा सरकार, आपसे एक सवाल है कि कैंसर के पेशेंट को आप एवरीडे देख रहे हैं और वो बहुत कभी कभी क्रिटिकल पोजीशन में आते हैं। तो जो पेशेंट आते हैं उनको घर जाके या ऐसे नॉर्मल जो हम लोग हैं जब बाहर निकलते हैं, उनको जब बाहर जाते हैं, जब घर लौटते हैं तो घर लौटने के बाद उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? जो पेशेंट है उनको आप कैसे बताते हैं कि घर जाने के बाद आप किस तरीके का प्रिकॉशन लीजिए? कपड़े से लेके, जूते से लेके सारी चीजों के बारे में आप हमारे लोगों को गाइड करें। देखिए, कैंसर के पेशेंट्स में दूसरे पेशेंट्स के बनस्पत या और भी जो आम लोग हैं,
कोई खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तीनों प्रिकॉशन लोगों ने बताया है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और मास्क, ये सबके लिए जरूरी है। और यही 3 जो रास्ते हैं ये आपको कोरोना से बचाने वाला है। इसके अलावा और कोई खास प्रिकॉशन कैंसर के पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है। ना कोई खास तरह का खाना है, ना कोई खास तरह का पहनावा है। इससे ये जो बाकी सारी बातें हैं, इन तीनों के अलावा तो मेरे हिसाब से कोई भी बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और इसलिए इस तरह के बातों से हमको परहेज करना चाहिए। मतलब मतलब जैसे जनरल आप आए हैं आपके क्लिनिक में या हॉस्पिटल जाते हैं, तो अगर लौट के आते हैं तो जो प्रिकॉशन बाकी लोग लेते हैं वैसे कैंसर पेशेंट को लेना चाहिए, ये आपका कहना है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि ये प्रिकॉशन ये लें। जी डॉक्टर, मैं चाहूंगी सुमंत्रा सरकार की बात सुनने के बाद में कि हर कोई जो है वही सुझाव देता है कि बाहर जाइए तो आप आइए, घर पे आके हाथ धोइए। आप हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर संजय, आपसे मेरा सवाल है कि आप हॉस्पिटल में हैं और इतने बड़े हॉस्पिटल को आप रन करते हैं, वहाँ पेशेंट जो है, पेशेंट के अटेंडेंस भी आते होंगे, तो उनको आप डायरेक्ट मिलने देते हैं तो उस समय उनका क्या, किस तरीके से आप पेशेंट का भी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं कि उन पे बाहर का कुछ आए नहीं वायरस, और हॉस्पिटल को भी सुरक्षा रखने के लिए किस तरीके के खास इंतजाम आप करते हैं, ये आप हमें बताइए। जी, ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है। हम अपने अस्पताल को 2 एरिया में डिवाइड किए हैं। तो मेन अस्पताल है वो नॉन कोविड अस्पताल है, जो जहाँ रेगुलर पेशेंट को देखा जाता है। पहले हम रेगुलर पेशेंट वाले जो मेन अस्पताल के बारे में बताएं कि पेशेंट को तो हम लोग स्क्रीन करते हैं, उसका टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि उसको इन्फेक्शन नहीं है और उसके हिसाब से हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन जो उसको अटेंड करते हैं या उसको मिलने आते हैं, जो उसके साथ लोग आते हैं, उसको अस्पताल में एंटर करने के पहले हम लोग के 3 लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है। एक बार गेट पे उसका स्क्रीनिंग होता है, उसका टेम्परेचर देखा जाता है, उससे पूछा जाता है कि कोई वो रेड जोन से आए हैं नहीं आए हैं, और उनका हाथ और जो प्रिकॉशंस है, मास्क देखा जाता है कि मास्क पहने नहीं है। उसके बाद उनको अस्पताल के वार्ड के पहले स्क्रीन किया जाता है। वहाँ स्क्रीनिंग के बाद जब वो हम लोग कंफर्म हो लेते हैं कि इसमें चांसेस नहीं है इन्फेक्शन होने का, और उसका हम लोग क्लियर हो जाते हैं, और ये भी एक हम लोग प्रूफ लेते हैं पेशेंट जो भर्ती है उसके द्वारा भी, वो एश्योर करता है कि जो उससे मिलने आ रहा है उसके परिवार का, कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, तभी वो एंटर कर सकता है। और थोड़ी सी भी डाउट होने पे उसका हम लोग टेस्ट द्वारा पहले क्लियर करते हैं और तब वो अस्पताल में उसको एंटर करने देते हैं। इससे क्या है कि स्क्रीनिंग के द्वारा कि अस्पताल में हमारा बेड अभी कोविड के समय काफी कम हो गया है, लेकिन चूंकि जो एडमिटेड पेशेंट एक्सपोज ना हो उसके लिए ये सब प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। स्क्रीनिंग करना जो लोग उसे मिलने आते हैं, तो वो हम लोग काफी व्यापक रूप में और काफी स्ट्रिंजेंट वे में कर रहे हैं। जी डॉक्टर अभिजीत, अब माइक्रोबायोलॉजी में आप हैं, इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ है कि सन और हीट, इसके कारण से कोरोना जो है कुछ घटता है कुछ बढ़ता है, तो इस तरीके के मिथ है। आप चूंकि डॉक्टर हैं और उस पर काम करें, क्योंकि इस तरीके के कोरोना पॉजिटिव का अगर टेस्ट करें, ब्लड टेस्ट करें, तो कुछ आपको ऐसे समझ में आता है या दिखाई देता है कि सन और हीट के कारण से इसमें प्रभाव पड़ता है, कम होता है या ज्यादा होता है? जब ये इन्फेक्शन, ये एपिडेमिक जब शुरू हुआ था इन मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, तब लोगों का ये बोलना था कि when it comes to summer, the high temperature like in the tropical countries, उसके लिए उससे क्या होगा, ये वायरस आप अपने आप कम होता जाएगा। पर हम देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? अब हम जानते हैं कि ये वायरस जो सतह पे रहता है, बाहर में रहता है, एनवायरनमेंट पे रहता है, वो बहुत कम नंबर में रहता है। अगर ये वायरस मेनली शरीर के अंदर ही है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है।
सो जैसे बाहर का जो इनएनिमेट जो एनवायरनमेंट है उसमें इस वायरस का प्रेजेंस बहुत कम है, और इसी के लिए क्या हो रहा है कि ये हीट के वजह, जैसे इंडिया में जैसे 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है कई जगह में, पर नंबर ऑफ केसेस इज इंक्रीजिंग। इसीलिए ये कारण है कि ये वायरस हीट से इट इज नॉट being eliminated by the atmospheric heat because it is not present in the environment in that much of number. इसीलिए इसके कारण से किसी तरीके का नहीं बढ़ता है। चलिए बहुत है, मुझे लगता है कि जवाब है उससे लोगों की बहुत सारी चीजें दूर होंगी, क्योंकि हम लोग ये सुन रहे थे कि गर्मी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो है वो दबाव जो है कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर पुष्पांशु जी, आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि कोरोना टाइम में और ऐसे जनरल टाइम में जब आप पेशेंट देखते हैं तो जो डायबिटीज के हो, हाइपरटेंशन के हो, कार्डियक के पेशेंट हो, तो उनके खान पान, उनके रहन सहन, उन सारी चीजों में क्या कोरोना के समय पेशेंट के जो है ये खान पान के तरीके या उनकी बीमारियां बढ़ी हैं या वैसे ही है, नॉर्मल है पेशेंट? पहले जो आप देख रहे थे कोरोना के टाइम पहले वैसे पेशेंट और अभी पेशेंट जो है उसमें क्या बदलाव आया है, या पेशेंट की संख्या उतनी ही कम है या इतना ज्यादा है? क्योंकि कई तरीके के टेंशन से भी कई बीमारियां बढ़ती हैं। ये बात सही है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो और 65 के अगर आप ऊपर हैं तो ये सारी बीमारियां आपको आपकी परिस्थिति को बहुत एक तरफ से खराब कर लेती है। लेकिन अगर आपको बीमारी नहीं है, आपका डायबिटीज कंट्रोल है, आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, आपका हार्ट डिजीज कंट्रोल्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि इसमें प्रिवेंशन का ज्यादा रोल है। प्रिवेंशन जैसे हैंड हाइजीन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा रोल है। ट्रीटमेंट का एक ही योद्धा है आपका शरीर में, वो आपका इम्यूनिटी आपका सबसे बड़ा योद्धा है। डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर के पास ट्रीट करने के लिए बहुत चीज है नहीं सिम्टम के अलावा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एवरी डे, जैसा सब लोगों ने कहा, कि प्रिवेंशन पे ध्यान दें। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उस पर अगर आप ध्यान दिए और आपको बीमारी नहीं हुई तो सबसे बहुत बढ़िया। अगर बीमारी हो गई तो 85% आदमी, कम से कम 85%, 100 में से 85 लोग को माइल्ड सिम्टम होता है, कुछ खास उनको करने की जरूरत नहीं होती है। एज लॉन्ग एज दे कीप सेल्फ आइसोलेटेड, क्वारंटाइन में रहें। 15% में 10% रेगुलर मरीज जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, 5% आईसीयू में जाते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत को मशीन पर लगाया जाता है। इसलिए कहने का मतलब अगर आपको सिर्फ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जैसा आप कंट्रोल अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब चीज़ आपके इम्यूनिटी डेवलप करने में थोड़ा मदद करेगा। कोई रामबाण इसमें है नहीं, एक्सेप्ट प्रिवेंशन एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। जी बिल्कुल, बहुत सही है कि इसके लिए प्रिवेंशन ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लोग इसको है कि इसे बचाव के तरीके आप मानिए जो डॉक्टर एडवाइस करता है। डॉक्टर राजीव, आप भागलपुर में पोस्टेड हैं और मुझे लगता है गांव के लोगों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। अभी जिस तरीके से दुकानें खुली हैं, स्ट्रीट फूड मिलते हैं, गांव के जो है लोग, बच्चे जो हैं वो स्ट्रीट फूड खाने के, चाउमीन हो गया, जूस हो गया या पकौड़ी हो गया, कुछ भी है वो खाने के लिए होते हैं। तो उससे किस तरीके के संक्रमण बढ़ता है और उससे बच्चों को कैसे, आप यूथ को कैसे बचाने का, ये लोगों को कैसे एडवाइस कीजिएगा कि वो खाना ना खाए और कैसे बचाव करे? इसी पे मैं मैडम आपसे बोलना चाह रहा था कि हम लोगों तो बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैं रोज देख रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो लोग पहनते ही नहीं है, अराउंड 20%, उससे ज़्यादा पहनते हैं। अगर पहनते भी हैं तो उनका नाक खुला हुआ है, ये कवर्ड नहीं है, तो वो नहीं हो रहा। सोशल, मैं जाता हूँ तो गांव के आप हाट समझते होंगे, देयर आर लॉट ऑफ हाट्स एंड हटियाज जो कि होते हैं, बाजार लगते हैं,
अब बाजार में एक एक जगह पे 200, 300 लोग मैं हर दिन देख रहा हूँ। ग्रामीण बैंक्स हैं, मैं वहाँ पे 100, 150 लोग कहीं कहीं पे दिख रहे हैं। तो वो तो मतलब चार्ट, और ये तो मतलब आप कॉन्टैक्ट से हैं, फॉर्माइट से, ये तो अलग बात होगी। ये जो बेसिक जो इतनी सारी बात हो रही है, ये अगर इधर नहीं हो रहा तो बिहार, जो पूरे गांव का, जो बिहार राज्य है या हिंदुस्तान जो गांव का, वो कहीं नहीं हो रहा है मैडम। तो वो खाने पीने की तो बात है ही, उससे तो अगर अभी तो खैर बहुत से चाट वाले वो सब पे रोक लगी हुई है, प्रशासन जो है उन लोग पे जो सो वो दे आर पनिश्ड इफ अगर वो उस तरह के काम करते हैं। लेकिन अगर सिक्रीशंस हैं आपके हाथ में, आप उससे खा रहे हैं, तो उसको तो आप अपने जो है वायरस जो है सो दूसरे को भी दे रहे हैं, अपने भी आप संक्रमित हो रहे हैं। तो वो सब तो चीज हो ही रही है। उससे ज्यादा जो मुझे डर लग रहा है कि जो मैं रोज अपने आंखों से देख रहा हूँ कि जितने सारे ये लोग तीन बातें जो बोल रही हैं वो कहीं उसका फॉलो नहीं, कोई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस मैम, लॉकडाउन खुलने के पहले की बात है, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या स्थिति होगी, भयावह स्थिति होगी। और है भी प्रिडिक्शन जुलाई एंड अगस्त में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनने वाली है। मैं तो इसीलिए तो ये सारी बातें हम कर रहे हैं कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, और उसका अगर पालन करेंगे तो आप बच सकते हैं। डॉक्टर अमर, फिर आपके पास वापस आ रही हूँ मैं कि वेजिटेबल्स हो गया, बाहर से जैसे पेपर आता है, पेपर लेना, या फिर बाहर से कोई सामान खरीद के आते हैं, दूध का पैकेट है, कोई भी सामान जो आता है उसको कैसे फर्स्ट उस पे जब आता है घर पे तो कैसे हम उससे दूर रहे, या उनको कैसे, सब्जी है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें हम ये करते हैं। तो इंडिया में तो है कि वेंडर से हम लेते हैं, आप लोग वहां पे जाते हैं, आप बड़े बड़े शॉप से लेकर आते हैं, तो उसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे वेंडर से लेते हैं, तो उससे बचाव कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। डॉक्टर अमर म्यूट है। तो ये रेलेवेंट बात इंडिया के बारे में हो रही है। तो वहां पे ये जो ठेले पे या फिर सब्जी मार्केट से सब्जी लेते हैं या फ्रूट लेते हैं, तो उसमें पहली बात है कि अगर आपको खरीदारी करनी है आप मास्क पहन के जाइए, अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स भी पहन के जाइए, और उसके बाद आप जो भी सामान आप खरीदारी करके लाते हैं उसको आप कहीं बाहर रख दीजिए। एंड जैसे जिस होंगे, अगर आप अपने घर से अगर कोई थैला ले जाते हैं तो वो बेहतर है। अगर बाहर से थैला लाते हैं तो उसको बाहर किसी टब या किसी चीज में डाल दीजिए, और उसके बाद उस चीज को जो भी लाते हैं उसकी सफाई बाहर करके तब घर में अंदर आए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस ठेले पर वो सब्जी या वो फल कब तक कहाँ से रखा हुआ है, किसने उसको छुआ, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई, कितना पुराना है। तो आपको अपना बचाव करना खुद करना होगा, और सेम थिंग अप्लाइज फॉर एवरीथिंग एल्स। जी, उस पे जैसे है बहुत सारी मिथ भी है कि आप अगर बाहर से सब्जी लेके आ रहे हैं तो उसको ला के आप पहले विनेगर में डाल दीजिए या फिर धूप में सूखने दीजिए, तो सब्जी आया तो अब देखिए साबुन तो नहीं, आप पानी से, साबुन से धोने की बात, जी आप अच्छे से पानी से धो लीजिए, और वो बेहतर है दान की उसको धूप में सुखाएं या विनेगर में डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप बस अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, जैसा राजीव ने बताया कि लोग अभी कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हैं। आप सब्जी धोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मास्क पहनना। अगर सब लोग मास्क पहनेंगे तो सब्जी धोने या ना धोने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा राजीव ने बताया, लोग मास्क ही नहीं पहनते, कोई उस पर खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको खुद उसकी सफाई करनी है। जी, डॉक्टर संजय, आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं जी, कुछ कह रहे थे आप डॉक्टर अमर? डॉक्टर छपड़िया कुछ बोल रहे। मैं केवल एक लाइन जोड़ना चाह रहा था जी। सारी चीजों का जड़ है रत्ना। अगर आप किसी भी आदमी से पूछिए कि भैया तुम मास्क क्यों नहीं पहने हो या सट के क्यों बैठे हो, उसका आंसर होगा मुझे कोरोना नहीं है, जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट था। अगर आप हर उस इंसान को समझने लगिए कि वो इंसान जो आपके बगल में है, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे कोरोना है, आपका सारा प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो सकता है। द मोमेंट यू कम टू नो
कि दिस फेलो इज हैविंग कोरोना, आप मास्क भी लगाने लगेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर लेंगे। लेकिन लोगों के जहन में है कि नहीं, मुझे कोरोना नहीं है, मैं इसके साथ बैठा हुआ हूं, इसे कोरोना नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आप हॉस्पिटल में हैं, आपके पास हेल्थ वर्कर हैं, वो लोग जो है घर से ड्यूटी करने आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बीच में वो जाते हैं, जैसे मार्केट गए और बाहर से आते हैं, तो उनके मतलब जब हॉस्पिटल में इन करते हैं तो क्या आप उसका टेस्टिंग करते हैं? किस तरीके का टेस्टिंग करते हैं? कैसे पेशेंट जो आपके हैं उनको कैसे आप बचा के रखते हैं? पीपी जो किट होता है उसको वो पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? जनरल डे में तो नहीं होता, लेकिन इस टाइम में ऑपरेशन भी होता होगा, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। ये जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि हमारा हेल्थ वर्कर राइट फ्रॉम जो हमारे कंसल्टेंट से लेकर के हमारी नर्सिंग टीम है, हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ है, हमारा स्वीपर है, हमारा क्लीनिंग स्टाफ है, हमारी सिक्योरिटी है, तो चूंकि अस्पताल है और अस्पताल में बहुत तरह के लोग आते हैं, तो ये हर लोग एक्सपोज्ड हैं जिनमें संक्रमण होने की चांसेस संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हम लोग एज अ पॉलिसी अस्पताल में हम लोग जो पीपीईज यूज करते हैं वो हम लोग ने प्रोटोकॉल वाइज हर जगह डिफाइन किया है कि किसको किस तरीके का प्रोटेक्शन पहनने का है। लाइक जो आइसोलेशन एरिया में है या जो जिसमें डाउटफुल केसेस में जो जाते हैं वो 3 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लेके जाते हैं कि जिसमें आई प्रोटेक्शन हो, मास्क हो, हैजमैट सूट हो, जिसमें कि संक्रमण होने से काफी हद तक रोक सके। उसी तरह हमारा जो क्लिनिक स्टाफ है जो सफाई करता है, आप पेशेंट भर्ती है वहाँ पे, उसको उल्टी हो रही है, उसकी सफाई करनी है, उसका बेडशीट चेंज करना है, तो उसको भी पूरे प्रोटेक्शन की जरूरत है और उसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है कि आपको क्या क्या प्रोटेक्शन लेकर के आपको वहाँ जाना है और देखने का है। सिमिलरली हमारे ओपीडी में है, ओपीडी में है कि कुछ हमारी स्क्रीनिंग होने के बावजूद जैसा कि 85% लोग में कोई सिम्टम्स नहीं है, अब वो ओपीडी में आया, उसको इन्फेक्शन है नहीं है, उससे डॉक्टर में होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग ओपीडीज में भी डॉक्टर्स के लिए या जो अटेंडेंट है या सेक्रेटरी है उसको भी क्या जो भी प्रोटेक्शन की जरूरत है उसको हम लोग ने डिफाइन किया है। लाइक N95 मास्क जो बताया, आई शील्ड बताया, एक हेड कैप की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग ओपीडीज में देखे हैं। उसी तरह हम लोग ने चेंज किया है कि जैसे जो पहले कोविड के पहले जिस तरीके से हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते थे और आज के दिन में जो डिफरेंट ओपीडीज में एग्जामिन किया जाता है उसमें बहुत सा चेंजेस लाया है जिससे कि आपका स्टाफ प्रोटेक्टेड रहे। आप एक चीज और गौर करेंगे कि आपका दूसरा प्रश्न था कि जो पेशेंट जो पहले आते थे वो विदाउट मास्क के आ रहे हैं, वो बात आपके काफी नजदीक से बात कर रहे हैं, तो एक वहाँ भी डॉक्टर और मरीज के बीच में एक डिस्टेंस जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस डिस्टेंस को भी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि किसी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई तो अस्पताल में भी उतना ही वैलिड है जितना कि आपका आम सोसाइटी। तो दिस इज ये है कि जो प्रोटेक्शन की बात है। इसके अलावा और कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। ये तो हुई प्रोटेक्शन की बात है, और कुछ प्रश्न था इसके बारे में, और कुछ क्लैरिफिकेशन? नहीं, प्रोटेक्शन की बात हो रही थी कि कैसे प्रोटेक्शन आप लोग करते हैं पेशेंट को भी और हेल्थ वर्कर में जैसे आपने बताया कि उसमें सफाई कर्मी से लेके सारे डॉक्टर्स का तो भी डायरेक्ट आपका उनसे वास्ता पड़ता है हेल्थ वर्कर के साथ, तो उनके साथ भी आपका भी तो मतलब बचे रहने का बहुत ये होता है कि आप उनसे कैसे फिर ये करते प्रिकॉशन लेते हैं पेशेंट से एंड हेल्थ वर्कर के साथ? एक और चीज इसमें हम लोगों ने एक अस्पताल में एक लागू किया कि हम लोग रैंडम बेसिस पे जो डिफरेंट लेवल्स के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उसका हम लोग सैंपल जो RT-PCR सैंपल करते हैं कि किसी कारणवश अगर वो एक्सपोज हुए हैं तो रैंडम सैंपल से एक आइडिया लग जाता है कि अस्पताल में हमारा कोई भी स्टाफ संक्रमित है कि नहीं है। जैसे हम लोगों ने 500 लोगों का एक लिस्ट बनाया और रैंडम बेसिस पे हम लोग सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, जो कि ये डिफाइन करता है कि कोई इसमें एक्सपोज है और उसके वजह से दूसरे मरीज में
इन्फेक्शन होने की संभावना उसको भी न के बराबर हम लोग कर सके। I think Ratna left. TVS, you can take over. हाँ, तो एक और जो सवाल था जब तक रत्ना आती हैं कि ये जो नए डॉक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं और आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग एकदम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? ये कोई भी ले सकते हैं। अभी तो हम लोग के यहाँ जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको अभी ट्रेनिंग के लिए हम लोग बंद किए हुए थे, क्योंकि उन लोग को डर था कि मेडिकल स्टूडेंट्स को बीमारी हो जाएगी। लेकिन अब 1 जून से रेजिडेंट्स आ रहे हैं आउट पेशेंट में। इन पेशेंट वाले रेजिडेंट्स तो हमेशा ही आ रहे हैं और हमेशा ही काम कर रहे थे। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट थे लेकिन आप अब इंटरनल मेडिसिन कर रहे हैं, अगर आप सर्जन थे तो आप इंटरनल मेडिसिन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में सारे लोग को जो कुछ कर रहे थे, सब लोग को सिर्फ कोरोना और कोविड-19 में ही लगाया गया था। लेकिन मजे की बात यह है और अच्छी बात यह है कि उन लोगों में इन्फेक्शन शुरू में काफ़ी आया, अब जो देखने को मिल रहा है सबसे कम इन्फेक्शन हॉस्पिटल पर्सनल में ही आ रहा है। हमारे अस्पताल में, बगल वाले अस्पताल में 2000 एम्प्लॉयज़ को चेक किया गया और 0.0118% पॉजिटिव था, मतलब कि 10 से कम। तो ये एक जस्ट आंकड़ा है और कुछ नहीं। आई थिंक अमर वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर टू। हाँ, तो एक बात मैं पुष्पांशु ने जो बताया मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मेरा भी वही एक्सपीरियंस है। और ये जो शुरू में एटलीस्ट यहाँ पे जो अमेरिका में जो केसेस हुए थे, उसमें 20% जो पीड़ित लोग थे वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे। और उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, हम अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को यही सिखाते हैं कि जस्ट जो डॉक्टर छपड़ी ने बताया कि एवरीबडी हैज कोरोना अनलेस प्रूवन अदरवाइज। आप उस बात को दिमाग में रखिए, तो बस आप भी खुश, आप भी स्वस्थ रहिएगा और सबको स्वस्थ रखिएगा। कुछ नए लोग कुछ थोड़ा ज्यादा कैवेलियर होते हैं एंड ऑल दैट, उसको थोड़ा सा हम लोग टेम्पर डाउन करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए मास्क ज्यादा बेहतर है देन कि कोरोना लेके अस्पताल जाए। बिल्कुल। हाँ, ये जो है, जैसे पुष्पांशु आप बोल रहे थे, मैं स्क्रीन में नहीं थी लेकिन मुझे सुनाई पड़ रहा था। मैं चाहूंगी डॉक्टर राजीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि यूएस के हॉस्पिटल और इंडिया के हॉस्पिटल में बहुत का डिफरेंस है। ये सामने अभी हॉस्पिटल में है, ये थोड़ा बता पाएंगे कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, उन बिना सुविधा के भी अगर देखा जाए तो इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है। और हम लोग ने लॉकडाउन जो हम लोग ने बहुत पहले से शुरू किया था, उसका शायद बहुत अच्छा यहाँ पे। लेकिन अभी जो माइग्रेंट आ रहे हैं, हमारे जो कारीगर हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। डॉक्टर राजीव, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में तो रखा जा रहा है सरकार की ओर से, लेकिन कुछ लोग भाग जा रहे हैं, गाँव चले जा रहे हैं और उनका टेस्टिंग नहीं हो रहा है। आप बताइए, इस तरीके का कोई पेशेंट अभी आपके हॉस्पिटल में, या उस तरीके का पेशेंट से आपका वास्ता पड़ा है? बहुत से लोग हैं क्वारंटाइन सेंटर में तो रह ही रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो अगर चले जा रहे हैं, तो अभी हमारे यहाँ जहाँ पर हम हैं, इसके चारों तरफ जो है लोगों में अवेयरनेस इतना तो आ गया है कि अगर उन्हें पता चल जा रहा है, जो विलेज पीपल हैं, कि ये आदमी क्वारंटाइन सेंटर से भाग करके गांव में चला आया है, तो तुरंत उसको वापस जहाँ पे उनका सेंटर जहाँ रहना था वहाँ, या सीधे हॉस्पिटल, या हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ इन लोग को भेज दिया जा रहा है। गांव वाले दे आर सो मच अवेयर, सो मच कॉन्शियस जो हैं कि इन लोग के खिलाफ। जैसे अभी खगड़िया के पास ट्रेन को चेन पुलिंग कर दिया गया, अराउंड 100-200 माइग्रेंट लेबर उतर के भागने लगे। गांव वाले ने वहाँ के एसडीओ बीडीओ को कॉल किया
और इन लोग को पकड़ के रखा और इन सब को जो सो क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन कि पीपल इन द विलेज आर नाउ वेरी अवेयर कि जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं सम ऑफ देम मे बी पॉजिटिव विथ कोरोना वायरस। तो ये एक चीज हम लोग को पॉजिटिव साइन देखने को इधर मिल रहा है, इसीलिए भागते तो हैं ही। अब गांव के बगल में ही उनका सेंटर है, स्कूल है। सेंटर क्या रहेगा मैडम? स्कूल है, द मिडिल स्कूल, द हाई स्कूल, दीज आर द क्वारंटाइन सेंटर। आप रखेंगे कहाँ पे? और ठीक उनके 500 मीटर्स पे उनका घर है। अब रात में थोड़े यार टीचर्स को उनको डिप्यूट किया गया है उनको देखने के लिए। टीचर्स रहते हैं बाहर में, कैंप लगा हुआ है वहाँ पे, जो सो टेंट लगा हुआ वहाँ पे बैठते हैं। अब रात में कोई थोड़े उनको देख रहा, वो चले जाते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग को पता चलता है कि उन लोग को जो सो गाँव वाले ही जो सो फिर पकड़ के वापस लाते हैं, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्लॉक लेवल पे पुलिस को, इन लोग को इन्फॉर्म करते हैं। ये तो अच्छी बात हम लोग देख रहे हैं इधर 15 डेज से, ये तो देख रहे हैं अक्सर ये है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अभिजीत आपसे ये, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहे थे कोई बीच में? डॉक्टर अभिजीत आप ये बताइए कि टेस्टिंग जो है उसका रेट जो है पटना में या बिहार में क्या अधिक है या स्लो चल रहा है टेस्टिंग का रेट जो है? टेस्टिंग के बारे में, हाँ टेस्टिंग के बारे में जो है ये तो बिहार में क्या टेस्टिंग का रेट क्या है मैं तो एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा बिकॉज आई एम आउट ऑफ बिहार। बट अगर हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो जो टेस्टिंग पहले जो था इन द मंथ ऑफ मार्च में जो था उससे काफी बढ़ी है एंड द रेट ऑफ टेस्टिंग is definitely increasing, but and also the persons who are being tested, जिसका टेस्ट किया जा सकता है उसका भी जो स्पेक्ट्रम बढ़ाया गया है। जैसे पहले जो था जो एसिम्टोमेटिक या जिसका कोई बीमारी नहीं था, कोविड-19 जैसे बीमारी नहीं था, उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा था। पर अभी क्या है, अभी एक जो नया डायरेक्टिव आया है, गाइडलाइन आया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से कि जो एसिम्टोमेटिक केसेस है पर जो कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो उनका टेस्ट करना पड़ेगा। फिर एसिम्टोमेटिक है पर कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटिस है जो हाई रिस्क है उनको भी टेस्ट करना पड़ेगा। सो वी आर आल्सो इंक्रीजिंग द बेस and so that more number of persons can be tested and we can get more idea about कितना फैला हुआ है ये बीमारी जी। और दूसरा जो है जी सॉरी हाँ कंटिन्यू कीजिए प्लीज। और एक जो है माइग्रेंट लेबरर्स, अभी जो पिछले महीने से जो प्रॉब्लम आया माइग्रेंट लेबरर्स का, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए भी टेस्टिंग का आया है पर उन्हीं के लिए जो ये बीमारी का कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है जैसे फ्लू लाइक इलनेस या खांसी बुखार वगैरह आ रहा है, उन्हीं माइग्रेंट लेबरर्स को टेस्ट करने का ये सुझाव दिया गया है। जी बहुत बढ़िया है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर को ही अब हमारा है कि वो जो वापस लौट रहे हैं तो उनके कारण से बहुत ज्यादा फैल रहा है। डॉक्टर संजीव छापरिया, किसी को बहुत जरूरी है जाना, बहुत मजबूरी है ट्रैवल करना, तो उस हालत में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ट्रैवल करना, अगर फ्लाइट से जाना हो या किसी तरीके का, ये थोड़े ब्रीफ में हमें बताइए कि ट्रैवल करना है और हमें जाना है तो अगर इसी में से अब जो हमारे देख रहे हैं व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, अगर प्रिकॉशन लेना तो किस किस तरह की प्रिकॉशन ले कि हम कोरोना वायरस के चपेट में नहीं आए? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है मैम, एंड आई थिंक डॉक्टर्स वुड बी प्रीटी हेल्पलेस एज फार एज जर्नी टू फ्लाइट इज कंसर्न्ड। लाइन आ गया क्या? माथा लाइन आ गया है। Am I audible to everybody? Yes. जो सोशल डिस्टेंसिंग की चीज या जो पर्सनल प्रोटेक्शन की चीज है, आई थिंक वी कैन टेक इट टू एक्स्ट्रा लेवल इन द सेंस कि मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजर रखिए, अगर कोई भी चीज पर हाथ पड़ता है तो अपना हाथ फ्रीक्वेंटली धोइए। हम लोग एक फेस शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट
आई एम रियली नॉट श्योर कि जब आपके बगल में कुछ इंच की दूरी पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है और बाई चांस इफ इट टर्न्स आउट टू बी कोविड पॉजिटिव, तो आदमी फुल प्रूफ तरीका क्या होगा उससे बचने का। पीपी पहनना संभव नहीं है, एक्सेसिबल भी नहीं रहेगा जनरल पब्लिक के लिए, बट यही कर सकती हैं, मास्क पहनिए, हेड कैप लगाइए, गर्ल्स हैं तो अपने को स्कार्फ वगैरह से बांधिए, मास्क ऐसा रखिए जो कि मुंह नाक कान सबको कवर कर सके। ग्रेटर द एरिया ऑफ फेस इज कवर्ड बेटर इट वुड बी फॉर यू। बड़ा गॉगल्स पहन सकते हैं, फेस शील्ड लगा सकते हैं, ग्लव्स रखिए, सैनिटाइजर रखिए, बार बार हाथ सैनिटाइज करिए एंड प्रे टू गॉड एंड होप फॉर द बेस्ट कि बच करके निकल आइए। एज फार एज फ्लाइट जर्नी इज कंसर्न, बाकी में तो तब भी सोचा जा सकता है, बट फ्लाइट में जहां आप बिल्कुल, अगर फ्लाइट फुल है और हर सीट पर पैसेंजर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ भगवान का रोल थोड़ा ज्यादा होगा बचाने में rather than अपना। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज और ऐड करेंगे जो संजीव ने बताया कि अगर जरूरी है और विद ऑल द प्रिकॉशंस अगर आप जाना ही है, हम इंडिया के सिनेरियो में बता रहे हैं, तो आप पहुंचने के बाद आप तुरंत अपने परिवार से मिलना सही नहीं होगा। अगर क्वारंटाइन में जाना बहुत ही जरूरी है, उससे कि आप अपने को और अपने परिवार को आप बचा सकते हैं। डॉक्टर सुमंत्रा सरकार, ये जो है चूंकि डायबिटिक वाली बात तो हम लोग किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्योंकि हमारे पास में, मैं जब बात कर रही थी तो हमारे पास में 1-2 मैसेज भी आया है अभी कि जो कैंसर सर्वाइवर हैं या पेशेंट है, दोनों, उनको इस पीरियड में, कोरोना टाइम में, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, बाहर वॉकिंग करना चाहिए। ये कॉमन लोगों के भी मन में प्रश्न होना है कि बाहर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में हम लोग सब लोग घर के अंदर है। इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कितना सेफ है, पेशेंट के लिए कितना सेफ है, कोरोना पेशेंट जो है उनके लिए भी, जो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए हैं, और कैंसर पेशेंट है उनके लिए, ये थोड़ा बताइएगा। मैडम, बार बार ये हम लोग एम्फसाइज कर रहे हैं, बार बार हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये 3 जो बातें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क, ये तीनों हम लोग रिलीजियसली अप्लाई करें, हर आदमी को अप्लाई करें, कैंसर पेशेंट हो, कैंसर सर्वाइवर हो, नॉर्मल पर्सन हो, सभी लोग इसको फॉलो करें, तभी इससे कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए जो मैंने हाई रिस्क ग्रुप आपको बताया कैंसर के पेशेंट्स में, उनको बिल्कुल ज़रूरी है कि वो दूसरे लोगों से ना मिलें, थोड़ा आइसोलेशन में रहें, दूसरों के साथ रूम घर में भी नहीं मिले, ताकि किसी तरह का संक्रमण उनको कोरोना के अलावा भी नहीं हो पाए। लेकिन अलग से कैंसर के पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर या नॉर्मल आदमी, किसी भी तरह का इन तीनों के अलावा प्रिवेंशन से कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई खास फायदा नहीं होता है। नहीं होता है। डॉक्टर पुष्पांशु, 1 सेकंड रत्ना, हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। का जहां तक सवाल था, 2-3 सिंपल गाइडलाइंस होती हैं कि एक तो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करिए अगर पॉसिबल हो सके, ऐसे आदमी के साथ ट्रैवल नहीं करिए जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर का नहीं है। अगर आप कोई, हम लोग 4 व्हीलर कार्स की बात कर रहे हैं, अगर करना ही पड़ रहा है कि किसी ड्राइवर के साथ आप ट्रैवल कर रही हैं, तो आजकल अपने इंडिया में वो जुगाड़ू चीज वाली अच्छी व्यवस्था है। लोग बता रहे हैं कि फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में वो प्लास्टिक का पार्टीशन लगा दे रहे हैं ड्राइवर्स, अगर है तो बहुत अच्छा है। गाड़ी का शीशा डाउन रखिए, एसी को रीसर्कुलेशन मोड में मत चलाइए कि जिसमें वो भीतर का एयर को रीसर्कुलेट कर रहा है। ड्राइवर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर बैठने की कोशिश करिए। तो दीज आर अगेन सिंपल सोशल डिस्टेंसिंग एंड ये सब चीजें हैं, लेकिन कॉमन सेंस की चीजें हैं, और जहां तक हो सके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली हम खुद भी रहेंगे और संक्रमण को जो है, कोरोना को हम नहीं फैलाएंगे। डॉक्टर पुष्पांशु, आपसे बस हमारा समय भी खत्म हो रहा है, जाने के पहले हम थोड़ा एक ब्रीफ में आप लोग से बात करना चाह रहे हैं कि जैसे कोई एक बार कोरोना पेशेंट हुआ लेकिन वो ठीक हो गया,
जैसे कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स हो, एक बार हो गया है तो वो फिर दोबारा नहीं होता है। तो कोरोना पेशेंट अगर ठीक हो गया तो क्या उसको फिर से होने के चांसेस है? ऐसा कुछ भी इंस्टेंस आपके पास में है कि लोग उससे दूर रहे, या फिर वो सोशल उस पे वो आके जिंदगी गुजार सकते हैं, या वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जैसा सुमंत्रा ने बताया था कि ये बीमारी जनवरी से स्टार्ट हुई है, इसका नॉलेज जो हम लोग का बेस है वो जनवरी से लेके अब तक है। अभी तक का जितना भी रिपोर्ट्स आया है उसमें अगर आपको एक बार बीमारी हो गई है, जैसे ये SARS-CoV-2 है, जैसे SARS-CoV-1 हुआ था और मर्स मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिम्टम वाला जो हुआ था, सबका जो एंटीबॉडी जो था वो 1 साल 2 साल तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। अब एंटीबॉडी के टेस्ट आए हैं, लेकिन उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि कौन टेस्ट अच्छे हैं नहीं हैं। जैसा डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है, जो कि इसमें सबसे ऊपर माने जाते हैं अभी अमेरिका में और मे बी वर्ल्ड में, कि उनका कहना है कि अगर आपको होगा भी दोबारा तो बहुत माइल्डर होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको इम्यूनिटी आपके पहले इन्फेक्शन से आएगा। जहाँ तक उस आदमी को दूसरे मिलने से रोका जाए कि नहीं, आई थिंक वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी जो 3 जो ट्राइपॉड है डिफेंस का, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा करना चाहिए, और उससे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भेदभाव ना रखें, क्योंकि उससे उनके मानसिक उस पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो अगर एक पेशेंट बीमार होता है, उसको घर पे टेम्परेचर हो रहा है, ये हो रहा है, और पता चलता है उसको कोरोना, उसे टेस्ट कराता है माइक्रोबायोलॉजी या लैब में जाके और टेस्ट कराता है, उसको पता चलता है, तो क्या उसको घर पे रहना चाहिए या एडवाइस करेंगे कि हॉस्पिटल में आके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए उसको? इसका हम आंसर देंगे जमशेदपुर के हिसाब से कि हम यहाँ क्या करते हैं जी। यहाँ पे जमशेदपुर में अगर किसी का जांच द्वारा कंफर्म होता है कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, तो यहाँ हम लोग उसको इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग करीब 1500 बेड का फैसिलिटीज बनाया हुआ है, वहाँ पे उसको ला के रखते हैं, और वहाँ दिन में एक बार हमारा एक पारा मेडिकल स्टाफ जाकर को देखता है कि किस तरीके से उनको सिम्टम्स है, और अगर उसका सिम्टम्स एग्रेवेट करता है, उसको लगता है कि उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है या आईसीयू में रखने की जरूरत है, उसके हिसाब से उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं। लेकिन इसकी संख्या, जैसे अभी के दिन में, अभी जमशेदपुर में सिर्फ 55 मरीज अभी हमारे क्वारंटाइन में हैं, उसमें करीब 4 को आईसीयू की केयर की जरूरत पड़ी है और 2 वेंटिलेटर पे रहा है। तो दिस इज जो जमशेदपुर का डेटा है जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया आप ये है कि अननेसेसरी का हॉस्पिटल में जाके आप किसी तरीके का प्रेशर नहीं है, जब तक आप कोरोना के घर पे रह के इलाज बेहतर रहेगा। डॉक्टर अभिजीत, आपसे सिंपल सा छोटा सा है और आप प्लीज में इसका जवाब देंगे कि कितने तरह के कोरोना टेस्ट जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, और वो क्या आप ही के लैब में होते हैं, मेरे लैब में ही होता है उसका? जैसे कोरोना वायरस टेस्टिंग का 2 तरह का टेस्ट है। एक जो हमने पहले बोल चुका है कि RT-PCR अभी is the only test which is recognized for diagnosis के लिए। दूसरा जो है एंटीबॉडी टेस्ट, या जिसे रैपिड टेस्ट भी कहते हैं। लोग मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी काफी आ रहा है कि रैपिड टेस्ट आ रहा है, इसे 1 घंटा में 15 मिनट में टेस्ट हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाएगा। एक्चुअली जो रैपिड टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, वो 7 से 10 दिन के बाद, जैसे किसी को सर्दी जुकाम या बुखार शुरू हुआ, उसके 7 से 10 दिन के बाद ही ये पॉजिटिव आएगा, उसके पहले ये पॉजिटिव नहीं आने वाला है। इसके बीच जो 7 से 10 दिन के बीच वो RT-PCR जो है वही टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसलिए डायग्नोसिस के लिए एंटीबॉडी टेस्ट या रैपिड टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। अच्छा, अब सेशन को धीरे धीरे हम लोग अपने लास्ट ये खत्म हो रहा है, लेकिन जाने के पहले कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग जानना चाहेंगे
कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डॉक्टर अमर आपसे सवाल है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन्स क्या, किस तरीके का विटामिन्स लिया जाए, क्या आप अपने शरीर को उससे फाइट करने के लिए, क्या हम ठीक रहे, क्या प्रिकॉशन ले? संचालक महोदय, मैं उसके साथ और भी कुछ बातें छोटी छोटी जोड़ूंगा। जी, कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो कि पाया गया है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। ऐसा कोई ऐसा खाना नहीं है जिसको खाने से आपको आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़े या फिर आपको वायरस ना हो। कुछ लोग का कहना है कि आप गार्लिक खाइए, लहसुन, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रूवन कुछ नहीं है कि आपको उससे बचाव मिलता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये दोनों तरह से काम करती है। इससे काफी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है, एट द सेम टाइम इससे काफी मिस इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आपको जो भी सवाल पूछना है आप अपने डॉक्टर से पूछिए या फिर कोई वैलिड वेबसाइट पर जाके देखिए। जस्ट बिकॉज कि इंटरनेट पे है इसका मतलब नहीं कि वो सब बातें सही हैं। एक दो और कुछ बातें मैं जल्दी बताना चाहूंगा कि मोस्ट पीपल सब विल रिकवर फ्रॉम कोविड। ऐसा नहीं है कि जैसा पहले बताया, पुष्पांशु ने बताया कि सब बहुत लोग ठीक हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ देम। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बार हुआ तो आपको ये जिंदगी भर की बीमारी होगी। अल्कोहल पीने से कोविड में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। थर्मल स्कैनर्स जो यूज करते हैं हम लोग हॉस्पिटल के बाहर और एयरपोर्ट में, वो कोविड नहीं डिटेक्ट कर सकता है, उससे केवल बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट होती है। अभी मैं अमेरिका की बात करता हूं कि अभी कोई ऐसा ड्रग लाइसेंस नहीं हुआ है जिससे कि कोविड को प्रिवेंट किया जाए। एक ड्रग केवल है रेमडेसिविर, जो कि ट्रीट किया जाता है, जो कि स्पेशल केसेस में यूज किया जाता है आईसीयू में, जो कि पेशेंट बहुत बीमार। कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जिससे कि कोरोना वायरस को प्रिवेंट या ट्रीट किया जा सकता है, बिकॉज ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मिर्च से या गोल मिर्च को खाने से या सूप में मिलाने से उससे कोविड प्रिवेंट होता है या नहीं, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ऐसा कोई प्रूवन ऐसी बात प्रूव नहीं की गई है। ब्लीच से दूर रहिए, ब्लीच अपने स्किन पे ना लगाएं। पहले कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि 5G मोबाइल नेटवर्क से कोविड का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा प्रूवन हो गया कि ऐसी बात कुछ नहीं है। 5G और मोबाइल नेटवर्क और कोविड के स्प्रेड में कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को बाहर आप सन में धूप का सेवन करें, उससे आपको कोविड की बीमारी न लगे ऐसी बात नहीं है। धूप का सेवन करना अच्छा है इन अ कंट्रोल्ड वे। ठंडी वेदर या गर्म वेदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोरोना वायरस को। कुछ लोग ने पूछते थे हमसे कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस को क्या हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गर्म पानी से नहाइए या ठंडे पानी से नहाइए। कुछ लोग मेरे से उन्होंने पूछा कि अगर मैं अपने सांस को लूं और 10 सेकंड 20 सेकंड तक रोक सकूं तो क्या उससे प्रूव होता है कि मेरे को कोरोना वायरस नहीं है? ऐसी बात नहीं है। इससे आपकी लंग की कैपेसिटी पता चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा कि हेयर ड्रायर से अगर हाथ सुखाते हैं उससे कोरोना वायरस मरता है? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऑल्सो अल्ट्रावायलेट लाइट से अपना या कीबोर्ड या फोन उससे लोग डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अभी निमोनिया की वैक्सीन से कोरोना वायरस प्रिवेंट नहीं हो सकता है। जहां तक कि कोरोना वायरस वैक्सीन की जानकारी मेरे को है, अभी 70 या 72 वैक्सीन अभी उनकी डेवलपमेंट फेज में है और वैक्सीन आने में कम से कम अभी 1 साल लगेगा, इफ नॉट मोर। और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे नेटी से साइनस रिंस लोग करते हैं कि नेटी पार्ट से साइनस रिंस किया उससे कोरोना वायरस प्रिवेंट हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। लास्टली आप मास्क लगाएं और अपने हाथ को साफ रखें, अपने चेहरे को रखें। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब जिसको कहा जाए आम लोगों की भाषा में आपने इतने डिटेल में बहुत अच्छी चीजें बताया। सबसे पहले है कि व्हाट्सएप का जो है
आप अपने ज्ञान को उल्टा सीधा ना फैलाएं। डॉक्टर संजीव छापरिया, अभी आप मौसम देख रहे हैं पटना का, जिस तरीके सर्दी खांसी का हो रहा है, कभी बारिश हो रही, कभी ठंड, कभी गर्मी, तो क्या ये कोल्ड कफ और फीवर जो है वो कोरोना सिस्टम होगा? क्योंकि लोग एकदम घबराते हैं कि अगर खांस लिए घर पे या छींक लिए तो उसके बाद में डर है, तो हर खांसी, हर सर्दी या वो कोरोना है क्या? मैडम ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये कॉमन फ्लू के होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार का होना, गले में खराश आनी, बदन में दर्द होना, उल्टी हो जानी, ये किसी भी फ्लू में ये होता है। हम लोग हर कोई कॉमन फ्लू से सफर किए हुए हैं, एंड देयर इज नो वे टू से कि ये कॉमन फ्लू है, ये कोविड नहीं है। एक दो सॉफ्ट पॉइंटर्स हैं कहीं कहीं जो कि थोड़ा शक करा सकते हैं कि शायद यह कोविड हो। ये आज के दिन अधिकतर लोग जान भी रहे हैं। अगर आपको टेस्ट करने की क्षमता कम हो गई या आपका स्मेल सेंसेशन थोड़ा इम्पेयर्ड हो गया, ये ऐसा नहीं है कि ये सो कॉल्ड पैथोनोमोनिक है कोविड के लिए, ऐसी बात नहीं है। और भी साइनोसाइटिस में किसी भी कंडीशन में ये चीज हो सकता है, बट शायद इन सिम्टम का परसेंटेज कुछ अधिक बढ़ जाता है कोविड-19 के संदर्भ में। तो अगर आपको बाकी सिम्टम्स के साथ साथ ये दो चीजें हो रही हैं, या सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई, दम फूलने लग गया, इस तरह की चीजें हैं, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और आज के जमाने में अगर सर्दी, खांसी, बुखार है तो देयर इज नो वर्च्यू इन नॉट गेटिंग योरसेल्फ टेस्टेड। गो एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड फॉर RT-PCR। अगर बाई चांस आपको कोविड है और आप डर रही हैं, नहीं करा रही हैं, तो बहुत बहुत नुकसान कर सकती हैं। आप अपने घर में अपने माँ पिताजी को, भाई बहन को, बच्चों को, अगर यह कोविड है तो जल्द से जल्द आपको टेस्ट कराना होगा, क्वारंटाइन कराने होंगे, आइसोलेट करना होगा। लोग डर रहे हैं, इसके साथ थोड़ा टबू एसोसिएटेड हो गया है कि हमारे घर को सील कर दिया जाएगा, सबों को यहाँ ले जाया जाएगा। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, बट डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिम्टम्स कंसिस्टेंट हैं कोविड से, चाहे वो कॉमन फ्लू के ही क्यों ना हो, टेस्ट करा लेने में भलाई है, करा लेना चाहिए। मैं एक बात और ऐड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो कोरोना वायरस का अभी तक जहां तक मेरे को जानकारी है कि इसकी सिम्टम्स अगर आती हैं तो बड़ा वो ग्रेजुअल होता है, धीरे 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 होता है। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा होता है वो सडनली उसका सिम्टम मोर एक्यूट होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन रहता है। एंड इसमें यूजुअली फ्लू में आपको GI सिम्टम नहीं होते, ये पेट की कोई सिम्टम नहीं होती। इसमें कभी कभी पेट में सिम्टम्स होती हैं। और अदरवाइज जैसा डॉक्टर छपड़िया ने बताया कि अगर आपको कोई भी शक हो तो उसको अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आप ही के बैच के हैं। मैं डॉक्टर पुष्पांशु आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेटली अमर का सजेशन जानना चाहूंगा। आज के दिन हमारे देश में अगर कोई कोविड-19 से सफर कर रहा है, प्रूवन केस है कोरोना का, और माइल्ड सिम्टम्स हैं उस पेशेंट को, तो सरकार ने उन्हें होम आइसोलेशन करने की व्यवस्था कर दी है कि आप घर पर ही आइसोलेटेड रहिए, घर पर ही सिम्टोमेटिक इलाज करते रहिए। नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में उनका किस तरह से केयर लिया जाए, कौन केयर लेने वाले क्या सावधानी बरते हैं। सिंस हम लोगों ने कोई प्रूवन केस नहीं देखा है कोविड का, आप लोग देख रहे हो, घर में आइसोलेट भी कर रहे होगे, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे? सूनर और लेटर ये चीज रैम्पेंट होने वाली है, पटने में भी, बिहार में भी, हर लोगों हो सकता है कि ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े घर में। तो व्हाट विल बी योर इम्पोर्टेंट सजेशंस कि हाउ टू मैनेज दीज पीपल एट होम? तो डॉक्टर छपड़िया, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये दो तरह, ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेशेंट है वो कैसा है, क्या है उनको। अगर अब 25 साल, 30 साल, 40 साल का कोई आदमी और औरत है जिसको और कोई बीमारी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो उसको नॉर्मल जो प्रिवेंटिव मेजर देते हैं, जो हम लोगों ने बात की है, वैसे ही लेनी चाहिए। कोई स्पेशल उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात हो कि अगर वो अकेले रहता हो तो somebody should be checking in। ऐसा नहीं है कि उसको अकेले, क्योंकि कभी कभी आपको परेशानी है। लेकिन अगर आपको एस्मा है, डायबिटीज, जैसा डॉक्टर
पुष्पांशु ने बताया, तो फिर उसको आइसोलेट तो कर देते हैं, लेकिन उनको उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास सुविधाएं कैसी हैं। लेकिन हाँ बोलिए, लेट हिम फिनिश। एक बात, हाँ ओके यू फिनिश देन आई विल नहीं आप बोलिए। एक इसमें बहुत सिंपल सा एक मेरा क्वेरी था जो कि जनरल लोगों के दिमाग में जहन में आ सकती है कि पेशेंट हैं, पेशेंट की वाइफ हैं, मदर हैं, बच्चे हैं घर में, और एक पेशेंट को कोविड हो गया, आप उनको घर में आइसोलेट किए हुए हो। आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट द रिलेटिव्स कि आप में घर में जो सबसे हेल्दी आदमी है, जिसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जो यंगेस्ट है, वही एक आदमी केवल उस पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करे, कोई दूसरा आदमी उससे इंटरैक्ट नहीं करे, केवल वही एक बंदा रहे जो उसके कमरे में जा रहा है, उसके खाने का व्यवस्था कर रहा है, या जो कुछ भी जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, एंड इस बंदे से फिर बाकी लोग अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग की चीज है वो करें, ना कि घर के हर लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस थिंग, लेकिन आई थिंक इट शुड बी एम्फसाइज्ड अपॉन। Yeah, common sense is not that common. Yeah, it's not that common. Yeah. आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा यहाँ पर तो हम लोग करते हैं कि ठीक है, अगर आपको ये परेशानी है तो आप एक रूम में चले जाइए या बेसमेंट ये ऊपर चले जाइए, और फिर आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके रूम में आके कोई खाना दे रहा है। वो लॉजिस्टिक तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सुविधाएं हैं, लेकिन आपका खाना बिल्कुल सही है कि जितना कम से कम इंटरेक्शन उस बीमार व्यक्ति से उतना अच्छा है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि ये इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे कोविड ने पूरे मानवता को अपने घुटने पर डाल दिया है। अभी हम लोग इतने भयभीत हैं वो कि कभी कभी रैशनली हम लोग सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली सोचें कि तो मोस्ट पेशेंट्स विल गेट बेटर, इस बात को आप अपने पेशेंट्स को जरूर बताएं कि अगर आप अपना ध्यान जरूर रखें और जब परेशानी और डॉक्टर से सलाह लें तो आप बिल्कुल ठीक होइएगा। डॉक्टर अमर ने जो कहा है और ये जो क्वेश्चन था, वी हैव टू चेंज, हम लोगों को अपना जो सोशल नॉर्म्स है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे हैंडशेक, वी हैव टू से नो टू हैंडशेक। गले मिलना, वी हैव टू से नो टू गले मिलना। नमस्कार, दैट इज द ओनली वे I think to greet in the next, I think couple of years, I think that will be the norm. Just wanted to add. एकदम सही बात है। वो हमारे ही देश की परंपरा है, उसी को फिर से हम लोग पुरानी चीजों को लेकर आना है। एक क्वेश्चन है ठाकुर विकास सिन्हा जी का, और मुझे लगता है कि डॉक्टर अमर ने इसका जवाब दिया, फिर भी हम इस क्वेश्चन को ये कर रहे हैं कि क्या अखबार और न्यूज करेंसी से, न्यूज़पेपर और करेंसी नोट से कोरोना फैलता है क्या? डॉक्टर अमर, आप इसके बारे में बताए थे, लेकिन फिर क्वेश्चन आया, इसका मतलब है कि ये जानना और चाहते हैं थोड़े उससे कि करेंसी जो नोट है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप कोई, यहाँ मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो कि स्टोर चलाते हैं, जो कि करेंसी हमेशा डील करते हैं, तो उनको मैंने कहा है कि आप ग्लव्स पहनिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कोई खांस छींक रहा है और फिर आपको वो रुपये के नोट दे रहा है। लेकिन ऐसे, जैसा डॉक्टर अभिजीत ने बताया कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लेकिन जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जो फोमाइट है, उससे ट्रांसमिशन पहले सोचा जाता था कि यस, कि फोन से, अखबार से आपको हो सकता है, लेकिन उससे आपके चांसेस इन्फेक्शन होने के काफी कम है। पुष्पांशु? या करेक्ट। I cannot add anything. I think मैंने ये डॉक्टर्स के लिए थोड़ा अधिक पर्टिनेंट हो सकता है, जो लोग कोविड पेशेंट देख रहे हैं और अगर वो फोन उसी समय हैंडल कर रहे हैं, तो कोविड के पेशेंट को छुआ और फिर तुरंत फोन छू रहे हैं, और फोन छूने के बाद फिर आप उसको कान में लगाए, रिफ्लेक्सली हाथ छू लिए, then it might be an issue, but not for general public, I think. Not for right. I mean, you take precaution between patients. You cannot. उस संदर्भ में भी अगर आप हाई टच सरफेसेस को हमेशा हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोना और ग्लव्स बदलना करते हैं, तो बेसिक्स उसी चीज पर आप बार बार आ जाते हैं हम लोग की जो कॉमन 3 चीज है, जो ट्राइपॉड है, इससे बचने का, उसको करते रहिए। दैट्स इट जी। 1979 बैच के अतुल आदित्य पांडे जी का,
कि लर्न टू लिव विथ कोरोना, डॉक्टर्स क्या कहना चाहेंगे? पूरे वर्ल्ड में अभी है कि आप लोग कोरोना के साथ रहना सीखिए। ये कब तक है? ये आपके बैच के ही हैं, अतुल आदित्य पांडे। कौन जवाब दे? जी पुष्पांशु, डॉक्टर पुष्पांशु। ये जो एक्सपर्ट्स का कहना है, मतलब कि हम लोग नहीं, हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट नहीं है। जो डॉक्टर फाउची और उन लोगों का कहना है, ये 18 से 24 महीने की लड़ाई है मिनिमम। जो भी लड़ाई देखी जा रही है ये 18 से 24 महीने की लड़ाई है। ये कई तरीके से लड़ सकते हैं, या तो फिर पीक आएगा ठंडे के महीने में अगेन, या फिर छोटा छोटा मिटिगेटिंग फैक्टर जैसे हम लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, तो लोअर लेवल पे चला जाएगा, कर वैसे चला जाएगा, या फिर छोटे लेवल पे ही चलता रहेगा 18 से 24 महीना, ये पता नहीं है। लेकिन ये जनरल कंसेंसस है कि ये 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स तक जाएगा, या वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन जो है 1970 जी सॉरी, जब तक आपके पास वैक्सीन ना हो देयर इज नो प्रोटेक्शन। बस उस बात को आप मान के चलिए। वैक्सीन हाँ, ये वैक्सीन से रिलेटेड है। वैक्सीन से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके बैच के हैं 1979 बैच, कमल विदासारिया, उनका है कि वैक्सीन कब तक आएगा? अमर तो इसको आंसर किया, लेकिन वैक्सीन आशीष झा एक हैं पटना के, वो हार्वर्ड के ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर हैं। वो आजकल CNN में हमेशा पाए जाते हैं, और आई थिंक राहुल गांधी से भी काफ़ी बात उनकी चल रही थी। उनका कहना है और डॉक्टर फाउची का कहना है कि अभी 2 वैक्सीन सबसे ऊपर है। जैसा नमर ने कहा कि 70 से ऊपर करीबन वैक्सीन है, लेकिन 2 वैक्सीन, एक ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम और एक यहाँ पर मॉडर्ना, ये दोनों वैक्सीन काफ़ी आगे निकल गया है। हो सकता है कि ये 1 साल ना लगे, लेकिन इसका कहना अभी मुश्किल होगा। हो सकता है कि ये ईयर एंड तक भी के पहले भी आ जाए, क्योंकि ये बीमारी ने जैसे सबको बोला कि सबको नीचे लाके खड़ा कर दिया है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है, बट आंसर वी डोंट नो। एक बात मैं ऐड करूं रत्ना जी? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए आप ईस्टर्न कल्चर्स में जैसे कोरिया एंड चाइना एंड ऑल दोस प्लेसेस, कि वहां के लोग पहले से भी मास्क पहनते थे देन कि हम लोग। वो सब शुरुआत हुई थी वो सार्स के बाद, कि उन्होंने कल्चर में बना लिया कि सबको मास्क पहनना है। यहाँ पर भी यूएस में भी मैंने देखा था कि हर जगह वो लोग मास्क पहनते थे। अब वही हमारे लिए नॉर्म होगा। जो पहले हम लोग नॉर्मल जिसको समझते थे वो कभी वापस नहीं आने वाला है। वैक्सीन आ जाए उसके बाद, क्योंकि आज कोविड है, यू डोंट नो कि कल क्या आने वाला है। आपको प्रोटेक्शन खुद को करना होगा, अपने आप को। हाँ, 1979 बैच अभिनव श्रीवास्तव, उनका एक क्वेश्चन है कि अफवाह जो फैल रहा है जिस तरीके से लोगों के बीच में, व्हाट्सएप में उसको ना फैलाया जाए। ये तो हम लोग सब जान रहे हैं, लेकिन फैलता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसका जवाब दीजिए आप कि व्हाट्सएप में उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन लेने के लिए, तो इसलिए मैं ले रही हूँ। इसके लिए अभिनव को व्हाट्सएप पे CEO बना देना चाहिए। एक क्वेश्चन और है सिद्धांत वत्स, उनका है कि जॉगिंग या रनिंग करते समय मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि जब दौड़ते हैं या टहलते हैं तो जो सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसमें पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जानना चाहते कि प्रॉब्लम होता है जॉगिंग। तो मैं आंसर लेता हूँ कि आंसर इज नो। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं और वॉक कर रहे हैं, आपको कोई नेबर मिल गया, आप साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट डू। लेकिन आप अगर अपने फील्ड पे वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, उसमें आप मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। एक लास्ट में एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। हाँ, अगर 4 क्लोज फ्रेंड हैं, 3 महीने हो गए किसी से मिले नहीं है, कहीं मिल करके पार्टी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी बोलिए। रिकॉर्डिंग के अंदर। हाँ, राजीव बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। संजय क्या बोला है? ये होस्ट कौन कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। होस्ट वाइंड अप करने के पहले एक मिनट 30 सेकेंड का मैं क्वेश्चन करूंगी। सबसे पहले अभिजीत चौधरी,
आप ये बताइए कि लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना टाइम में उनकी लाइफ को इजी करने के लिए क्या करना चाहिए? इस टाइम में लाइफ को इजी करने के लिए आप अफवाहें जो हो जो फेक न्यूज़ है उनसे दूर रहिए। जो मीडिया है, मीडिया पर्टिकुलर टीवी जो है, न्यूज़ आप कम देखिए, एक बार देखिए, दैट इज एनफ टू गेट द जनरल आइडिया। क्योंकि आप जितने ही देखेंगे, दैट पैरानॉइड और दैट फियर विल एंटर यू। सो सबसे अच्छा है कि आप इन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और टीवी वगैरह से आप दूर रहे, आप किताब वगैरह पढ़े। और फिर तो अब तो ऑफिस वगैरह खुलने वाली है, तो आई थिंक ग्रेजुअली लाइफ विल रिटर्न टू नॉर्मल इन अनदर 15 days और so। बिल्कुल। डॉक्टर अमर, स्ट्रेस लाइफ में बहुत है। ये लॉकडाउन के समय घर पे बहुत सारे लोगों का जॉब चला जा रहा है। बहुत सारे लोग आदत नहीं है उस तरीके की लाइफ, और डर से एक है। स्ट्रेस से कैसे बाहर आउट हो वो? तो मैं पहले ऐसा ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग के पास चॉइस नहीं है। हम लोग ऐसा इस सिचुएशन में अपनी चॉइस से नहीं आए हैं, लेकिन इस सिचुएशन से उबरने के लिए हम लोग को कुछ कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा। कुछ बस कि अगर सर को आप इस सैंड के अंदर घुसा दें और सोचिए कि ये तूफान चला जाए, वैसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना होगा। जो नॉर्मल आप जिसको कहते थे, वो नॉर्मल अब वापस नहीं आने वाला। कुछ आपको एडजस्ट करना होगा। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लें और मान लें, उतना अच्छा होगा आपको। सेल्फ केयर इज मोर इम्पोर्टेंट। अपना खुद का केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्वस्थ खाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत जरूरी है। और कुछ अपना एक नया हॉबी लगाए। इसमें कुछ लोगों के पास समय ज्यादा है, तो यूज द एनर्जी क्रिएटिवली। डॉक्टर पुष्पांशु, सोशल डिस्टेंसिंग जो है अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाकर हम चले क्या बोलेंगे? अभी जैसा है 18 से 24 महीने तो चलना पड़ेगा। जैसा हमको लग रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो आप इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, या फिर आप अगर नहीं हुए तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक जैसे ये तो टाइम ही बताएगा। ये तो बहती धारा है, अभी स्टार्ट हुआ है। और अगर बहती धारा में अगर आप धारा के अनुसार नहीं चलिएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो 18 से 24 महीने द आंसर इज यस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजीव, आप भागलपुर में हैं, हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में हैं। आप बताइए कि लोगों को किस तरीके से आप कोरोना से फाइट करने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से आप उनके अंदर जीने का तरीका बताएंगे? म्यूट है, म्यूट। फिर से बोलिए। हाँ, क्वेश्चन आप मेरे सुने? हाँ, लोगों को बताना है क्या। तो जैसा कि अमर ने कहा कि जो है सो अपना तरीका बदलना होगा। तो मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, मैं तो पहले मैडम उनको यही कहता हूँ कि भैया आप मास्क ठीक से पहने। जो मास्क पहनने का तरीका है उसको जो सो आप समझें। सोशल डिस्टेंसिंग है तो मैं इमरजेंसी में बैठा रहता हूँ, पेशेंट जो सो 2-3 एक साथ चले आते हैं। वो उनके माइंडसेट को मुझे बदलना है कि जो सो ये माइंडसेट, यू हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। और वो भी 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, सालों भर के लिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और उनको बताना कि आपको कोरोना होने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, जो ये और बढ़ेगा। तो ये चीज आपको समझना होगा। जो आप समझ, जैसे छपरिया भी कहा कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, तो ये चीज उनको मैं डालना चाहता हूँ कि भाई आपको है रिस्क है, आपको ये चीज तो आपको समझना होगा। वो ट्राइपॉड, हैंड वॉशिंग एंड मास्क एंड ये सब चीजें जो सो मैं हर दिन उन लोगों को बताते रहता हूँ कि ये सब चीज जो है सो आप पे ध्यान देना होगा। समय बीत गया पहले वाला। आप दीज आर द थिंग्स मैं ट्राई करता हूँ बताने का लोगों को। डॉक्टर संजय, आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरे समय को पूरे मोटिवेट करना, स्टाफ को, सोशल जो स्टिग्मा भी है उससे बचना, और पेशेंट को भी साथ में लेकर। क्या आप बताना चाहेंगे?
ये तो क्लियर है कि ये एक अनसर्टेन पीरियड है और ऐसा में कभी भी और नहीं हमने जीवन काल में इस तरीके का माहौल देखे नहीं। लेकिन जितनी जानकारी मिली और जितना इंफॉर्मेशन मिला है विद रिसर्च है चाहे और लोगों से, इसमें है कि एक चीज रीअश्योर करना है कि चूंकि 90% लोगों को कोई इलाज की जरूरत नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना है। जो प्रिवेंशन के लिए जो एडवाइस किया है वो फॉलो करना है। जो आपके प्रोटेक्शन के लिए जो आपको सामान पीपीईज दिया है उसका सही और समुचित प्रयोग करना है। और ये अगर करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने खान पान, अपने रेस्ट के बारे में अगर आप जागरूक रहते हैं तो इस पीरियड को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। आई होप कि ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ऑलरेडी पुष्पांशु के बारे में जैसे जानकारी 18 महीने से, हालांकि अनसर्टेन है, लेकिन 18 महीने से 2 साल तक लग सकता है। उसके बाद होपफुली वो वापस नॉर्मल रह पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव छापरिया, जैसे कि आप बताएं कि हर दिन आपके पास फोन आता है कि आना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि क्या कारण है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से, एकदम संक्षेप में, कि उनके अंदर में ये भय थोड़े से दूर हो जाए कि टेस्ट कराने और आपसे मिलने बहुत जरूरी नहीं है, उनके बारे में बताइए, उनके मोटिवेट कैसे करेंगे? मैम, डराने की बात नहीं है। अगर लोगों को केवल यह समझ में आ जाए कि मैं जिस इंसान के पास भी जा रहा हूं, चाहे वो डॉक्टर या मेरा ऑफिस का स्टाफ है या मेरा कलीग है, हाँ, ही इज जस्ट अनदर पर्सन एंड ही कैन बी हार्बरिंग कोरोना इन हिज बॉडी, आई थिंक कि हाफ द बैटल विल बी वन। वो अपने आप को बचाने लग जाएगा। मैम, टेक होम मैसेज यही होना चाहिए कि यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पर्सन टू बी सफरिंग फ्रॉम, टू बी हार्बरिंग कोरोना, नॉट सफरिंग फ्रॉम, टू बी हार्बरिंग कोरोना वायरस इन हिज बॉडी। You take appropriate precaution until and unless it's an emergency। हाँ, कोई ऐसी चीज है कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाए बिना काम नहीं चलेगा, don't visit a doctor, don't visit a doctor। जी। आपको बचना खुद है, आपको समझना होगा कि जी, हर इंसान कोरोना को अपने बॉडी में छुपाए हुए हो सकता है। अगर वो माइंडसेट आप नहीं लाएंगे तो आप सावधानी नहीं बरतेंगे। जी बिल्कुल, एकदम सही आपने कहा कि सबके अंदर में है, सबको बचना है। डॉक्टर सुमंत्रा, आपसे एक है क्वेश्चन, लास्ट में जाते हैं, इसके पहले हम ये चाहेंगे कि कैंसर एक सीरियस डिजीज है, कैंसर पेशेंट को आप कैसे ये करेंगे कि उनको इस बीमारी से बचने के लिए किस तरीके से मोटिवेट करेंगे और इस बीमारी से फाइट करने का उनको किस तरीके से जज्बा देंगे? म्यूट है। सुमंत्रा है भी या चला गया? हाँ, नहीं है। मैं हूँ। ओके। कैंसर के पेशेंट में जिस दिन उसका डायग्नोसिस कैंसर का होता है, कंफर्म होता है, उस दिन उसके अंदर एक चीज आता है जिसको हम लोग देखते हैं डिनायल। ये डिनायल हर एक पेशेंट में 99.9% पेशेंट में कॉमन पाया जाता है। धीरे धीरे डिनायल के बाद बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और फाइनल स्टेज जो होता है उसका कहते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस। डिनायल से एक्सेप्टेंस के बीच में बहुत सारे अलग स्टेजेस होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह के। अगर पेशेंट उसी में रुका रह गया तो कैंसर के साथ साथ वो एक दिमागी मरीज भी हो जाता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ उसको इस तरह के ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, एंटी डिप्रेशन की जरूरत पड़ती है और भी तरीके से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कोरोना के पेशेंट कोई भी अगर हो या कोरोना के शक में जो पेशेंट हो, वो उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी चलता है डिनायल का, मुझे तो ये कोरोना नहीं हो सकता है। जिस दिन हो जाता है, डायग्नोसिस प्रूव हो जाता है आरटीपीसीआर से, उस दिन से फिर ये दिमाग में चलता है कि मुझे ही क्यों हुआ, मैं क्या किया, क्या हुआ। अल्टीमेटली ये डिनायल कन्वर्ट होता है फाइनली एक्सेप्टेंस में और पेशेंट तब आराम से जीता है, दवा खाता है, ठीक होता है या नहीं होता है ये तो कुदरत की बात है।
लेकिन जब तक आप डिनायल से एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुंचते हैं, ये जर्नी बहुत ही कष्टदायक होता है। तो किसी भी पेशेंट को इस तरह के जो टर्मिनल इलनेस के हैं, कैंसर के पेशेंट हो या कोरोना के पेशेंट हो, जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं कोरोना के बारे में, तो ये भय दिमाग में रहता है और ये रहेगा। हम लोगों को मोटिवेट इस तरह से करना है हर पेशेंट को कि आप सही ट्रीटमेंट लें, सही जगह पहुंचे, छुपाए नहीं, अलग अलग अपने प्रेजुडिसेस को छोड़ दें और सही ट्रीटमेंट के हिसाब से चले। बाकी कुछ तो भगवान पे भरोसा रखें, सब ठीक ही होगा। अभी तक ठीक जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सब ठीक ही होगा और वो समय आएगा। आज आप हमारे साथ हैं और इतनी सारी अच्छी बातें, क्योंकि मुझे लगता है कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसको लेकर पढ़े लिखे लोग से लेके जो नहीं पढ़े हुए हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके अंदर भी एक भय है। उसमें सिर्फ 2-3 चीजें जो है आप लोग की बातों से आया है कि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना बहुत जरूरी है और उसके साथ में है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। तो मुझे लगता है कि इससे जो कोरोना वायरस का ये जो लड़ाई है वो आप योद्धा के साथ मिलकर डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। और आने वाले समय में जो अभी है फिजिकल डिस्टेंसिंग में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, मन की दूरी नहीं है। तभी आप 1979 बैच के सारे लोग आकर आपने लोगों को बताया कि ये एक अब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे खूबसूरती से हमें लाइफ को जीना है। चलने के पहले एक छोटा सा शब्द होता है थैंक यू, और इससे मुझे लगता है कि ये थैंक यू शब्द बोलने के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ आप जैसे योद्धा हैं जिनके अंदर हौसला है और आप लोग इस हौसले के साथ हमारे बीच में आए हैं। तो डॉक्टर अभिजीत चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर पुष्पांशु, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर संजीव छापरिया, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर सुमंत राज सरकार, थैंक यू। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग आज इतने खास दिन में अपना समय निकाल कर, सारे लोग क्लिनिक छोड़कर, हॉस्पिटल छोड़कर आए हैं और अपने दोस्तों के हौसला को बढ़ाए।